आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये एक ड्राइंग के बारे में होने वाला है। इस क्लास में हम एक ऐसा ड्राइंग के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां पे हमारे पास में दो एयर फैन होगा और एक वाटर पंप होने वाला है। ये जो यहाँ पे वाटर पंप है, इस पंप के जरिए इस एयर फैन में, इसको क्या बोलते हैं, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर हमारे पास में, उस कूलिंग टावर में पानी को सर्कुलेट करवाना पड़ता है। जैसे कि आपका जो पंप है, इस पंप से हम किसी बोरवेल से पानी निकालेंगे या फिर किसी, जैसे क्या होता है, कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं ठंडा करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए। तो गर्म पानी जो होगा, उस गर्म पानी को इस पंप के जरिए हम इस कूलिंग टावर में भेजेंगे और कूलिंग टावर के नीचे यहाँ पे दो फैन लगाए गए हैं। इन फैन के जरिए हम कूलिंग टावर के जरिए अपना जो पानी है उसको ठंडा करते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमारा जैसे कि एक मोटर हो गया, दो फैन हो गया, इन दोनों को रन करवाने के लिए, इन तीनों को रन करवाने के लिए जो यहाँ पे ड्राइंग बनाई गई है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर पावर सर्किट डायग्राम दिया गया है। इसके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे कंट्रोल सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। तो ये जो पावर सर्किट डायग्राम है, कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, कैसे काम कराए, हमारा फैन कैसे चालू होगा, पंप कैसे चालू होगा, अगर ट्रिप होता है तो क्या होगा, किस तरीके से इसका पूरा वायरिंग किया गया है, हर एक चीज आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि आज के क्लास में आपको थोड़ा सा जीरो लेवल से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, अभी माइक बंद रखिए, थोड़ी देर के बाद बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के टाइम पे आप देखोगे यहां पर हमारा जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में यहां पर पावर सर्किट डायग्राम बनाया गया है। पावर सर्किट डायग्राम किसके लिए, तो जो मैंने आपको यहां पे दिखाया कि हमारे पास में एक पंप है। अब ये जो पंप है, इस पंप को जो 3 फेज का पावर सप्लाई जाएगा उसको चालू बंद करना होता है। उसको चालू बंद करने के लिए जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो हमारा पावर सर्किट डायग्राम कहलाता है। अब देखोगे यहां पे फैन 1, फैन 2 और पंप, तीन चीजें हो गया यहां पर, और तीनों की तीनों यहां पे 3 फेस वाली है। 3 फेस का मोटर यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो ड्राइंग है पावर सर्किट डायग्राम, इसमें देखोगे यहां पर 3 फेस का पावर सप्लाई आ रहा है। इस पावर सप्लाई का वोल्टेज लिखा गया कि ये जो वोल्टेज है यहां पर 415 वोल्ट के पावर सप्लाई पे काम करेगा। इतना चीज समझ में आ रहा है? यस। ठीक है। अब देखिए 3 फेस का पावर सप्लाई जो है वह हमारे यहां पर इस फ्यूज में आएगा। 3 फेस का पावर सप्लाई जो यहां पर आया है, उस पावर सप्लाई को हम सबसे पहले फ्यूज में देते हैं और फ्यूज से पावर सप्लाई आगे जा रहा है। अब यहां पर एक डिवाइस कनेक्ट किया गया और इसके सामने K1 रखा गया है। अब हमें नहीं मालूम, जब भी हम कभी किसी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ते हैं, कुछ ऐसे सिंबल आ जाते हैं जिसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है कि ये जो सिंबल ये आखिर क्या है। तो उस चीज को यदि आपको पता करना हो तो उसी ड्राइंग में आपको सिंबल का पूरा डिटेल मिल जाएगा। जैसे कि इसमें देखोगे यहां पर ऊपर साइड में मैंने यहां पर इस टाइप का सिंबल बनाया हूं। तो ये जो सिंबल है वही सिंबल आपने यहां पे देखे ना, ये वाली, ये सिंबल और ये सिंबल दोनों सेम है ना, कॉन्टेक्टर वाली। तो सिंबल के जरिए हमें ये पता चल जाएगा कि यहां पे हमारे पास में कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर को चालू करने पे 3 फेज का पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा और इसके नीचे एक सिंबल बनाया गया। ये सिंबल किसका है? ओवरलोड। ओवरलोड रिले का ये सिंबल है, ओवरलोड। ठीक है। तो ओवरलोड रिले जो यहां पर है, इससे पावर सप्लाई होते हुए हमारे मोटर को चला जाएगा। अब मोटर जो है यहां पर हमारा फैन 1 है। तो टोटल हमारे ड्राइंग में इसमें तीन मोटर इस्तेमाल किया गया है, 2 फैन हो गया और एक पंप हो गया। तो इन तीनों में से पहला जो ये वाला फैन है, इस फैन को जो पावर सप्लाई जाएगा वो पावर सप्लाई हमारे इस सर्किट के थ्रू जाएगा यहां पर। तो मान लीजिए जैसे कि आपका जो फैन है, उस फैन में कोई दिक्कत आ गया। अभी के टाइम पे आप देख रहे हो कि यार ये जो फैन नंबर 1 है ये चालू नहीं हो रहा है। तो चेक करने जाओगे तो आप किस सर्किट को देखोगे? फैन 1, फैन 2, फैन 3, किसको? फैन 1 को देखोगे ना, ठीक है। आपका जो फैन नंबर 1 है उसी को देखना पड़ेगा। अब ये कैसे पता करें कि ये फैन 1 का सर्किट है? इसके लिए देखो, सबसे पहला चीज होता है कि जो भी हमारा मोटर होता है उसके पास में एक टैग लिखा होता है। आपका मोटर जो है उसका एक नेम प्लेट होगा, टैग लगा होगा कि ये जो मोटर है इसका नाम हमने ये रखे। जैसे कि इस वाले ड्राइंग के अकॉर्डिंग फैन 1 रखा गया है। आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वहां पर किसी प्रकार का नंबर का इस्तेमाल करते हुए टैग दिया गया हो, या फिर ऐसा लिखा गया हो कि कूलिंग फैन नंबर 1, कूलिंग फैन नंबर 2, इस टाइप से कुछ भी नाम दिया गया हो। तो पहला चीज, जो डिवाइस हमारा काम नहीं कर रहा है उसको पहले देखना पड़ेगा कौन सा डिवाइस काम नहीं कर रहा है। क्योंकि इस वाले हमारा कूलिंग टावर के लिए टोटल 3 मोटर इस्तेमाल हो रहा है। अब तीनों मोटर में से एक मोटर में दिक्कत आया, कौन से मोटर में दिक्कत आया? तो फैन 1 वाले में दिक्कत आया। तो अगर हमें फैन 1 को चेक करना है तो हमारे ड्राइंग में जाएंगे। ड्राइंग में जाने के बाद हम ये देखेंगे पावर सर्किट में कि फैन 1 जो हमारा है उसको चालू बंद करने के लिए
कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कौन सा पावर सर्किट इस्तेमाल किया गया है। तो देखोगे फैन 1 यहां पे लिखा हुआ है, मतलब कि जो हमारा ये वाला फैन है इसको चालू करने के लिए ये वाला मोटर है और इसका पावर सर्किट ये वाला है। तो अभी के टाइम पे आप मुझे बताइए कि इस वाले फैन को मुझे चालू करके चेक करना है, तो मैं कि क्या कॉन्टेक्टर नंबर 2 को चेक करूं कि कॉन्टेक्टर नंबर 3 या फिर कॉन्टेक्टर नंबर 1, किस कॉन्टेक्टर को मुझे चेक करना पड़ेगा? केवल को चेक करेंगे। कॉन्टेक्टर नंबर 1 को चेक करना पड़ेगा। हमारा जो इलेक्ट्रिकल पैनल है उसको जब हम देखेंगे तो वहां पे हमें टोटल 3 कॉन्टेक्टर मिलेगा। इस प्रकार से हमारे पास एक पैनल होगा, उसके अंदर देखेंगे तो इस टाइप से अगल बगल में 3 कॉन्टेक्टर लगा होगा। एक कॉन्टेक्टर के ऊपर K1, एक के ऊपर K2 और एक के ऊपर K3 लिखा होगा। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जो हमारा पहला फैन है उसमें दिक्कत है, और पहला फैन का जो पावर सर्किट है उसमें हमने देखे कि ये जो हमारा पावर सर्किट है इसी का इस्तेमाल किया गया है, और इस पावर सर्किट में पावर फ्लो करवाने के लिए यहां पर K1 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि इस मोटर में यदि दिक्कत आती है और उसके जरिए हमें कॉन्टेक्टर को चेक करना है तो हम इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्टर को चेक करेंगे। बाकी को चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? नहीं सर। नहीं है। नहीं है तो सर। आपको केवल यहीं पर चेक करना है, इसको चेक करके आप इसको देख सकते हो कि क्या इशू आ रही है। ठीक है, तो पावर सर्किट हमारा बहुत इजी होता है, आसान तरीके से आप पढ़ सकते हो। जिस टाइप से यहां पे फैन 1 को बनाया गया है, फैन 1 का जो पावर सर्किट बनाया गया है सेम तरीके से यहां पर आपको फैन 2 और फैन पंप जो है उसके लिए भी बनाया गया है। पावर सर्किट ये तो पढ़ लोगे ना आप लोग, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। पावर सर्किट बहुत इजी होता है, लेकिन दिक्कत कहां जी आती सर, है? पढ़ लेंगे सर। जी, दिक्कत कहां पे आएगा? कंट्रोल सर्किट में। ये कंट्रोल सर्किट है उसी के लिए। अब ये कंट्रोल सर्किट यदि आपके पास आ गया, आपका फैन जो था मैंने बोला प्रॉब्लम है, मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग दे दिया, बोला कि इस ड्राइंग को आप पढ़िए और इस ड्राइंग को देखते हुए आप ट्रबल शूटिंग कर लीजिए। अब देखोगे यार पावर सर्किट तो बहुत इजी था यार, एक एक लाइन बना हुआ है, समझ में आ गया। लेकिन कंट्रोल सर्किट अब कैसे देखें? तो बहुत इजी है, इसको भी देखना बहुत इजी है। ठीक है, आप थोड़ा सा एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, आसान तरीके से आप इसको ट्रबल शूट कर सकते हो। अभी के टाइम पे मेरा जो फैन 1 था उसमें प्रॉब्लम था, तो कंट्रोल सर्किट जो होगा उस कंट्रोल सर्किट में किस में जाना है? क्या मुझे फैन 1 का जो कंट्रोल सर्किट है उसमें जाना पड़ेगा, या फिर फैन 2 में, या फिर यहाँ पे पंप जो है उसमें? किसके सर्किट में हमें जाके खोजना पड़ेगा? फैन 1 के फैन 1 के। सर। ठीक है, तो अभी तो मैंने केवल 3 पेज 4 पेज का ड्राइंग लिया हूं, लेकिन आपके कंडीशन में क्या होगा, बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिकल पैनल का ड्राइंग होगा, जैसे कि 80 पेज 90 पेज 200 300 पेज का भी ड्राइंग आता है। ठीक है, एसटी पैनल की ड्राइंग बात करें तो 200 300 पेज का ड्राइंग होता है। अब उसमें सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है ना, जैसे क्या होता है ट्रबल शूटिंग करने जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कौन सा पेज का ड्राइंग खोले, यही नहीं पता चल पाता है। हम ट्रबल शूटिंग तो दूर की बात है वो कर ही नहीं पाते। ठीक है, मेरे साथ भी इशू आता था स्टार्टिंग के समय, जब मैं नया नया इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम करने गया कंपनी में। पैनल में फॉल्ट आया, सुपरवाइजर ने बोला जाओ ट्रबल शूट कर दो। ट्रबल शूटिंग तो आती है, लेकिन ड्राइंग में किस पर्टिकुलर पेज पर उसका डायग्राम बनाया गया वो खोजना बहुत दिक्कत लगती थी। ठीक है, तो बस सुपरवाइजर ने मुझे एक ही बताया कि जो आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सबसे पहले पावर सर्किट आप देखिए। जैसे कि हमने यहाँ पे पावर सर्किट देखे, पावर सर्किट से हमें मालूम चल गया कि फैन 1 जो है इसका पावर सर्किट में दिक्कत है। अब इस पावर सर्किट का कुछ भी ले लीजिए, अभी के कंडीशन में यहाँ पे क्या है, फैन 1 का जो डायग्राम है वो कंट्रोल सर्किट डायग्राम अलग से लिखा हुआ है। आपके भी ड्राइंग जब बड़ा बड़ा ड्राइंग इस्तेमाल होता है तो वहां भी नीचे साइड में ना यहाँ पर इस जगह पर लिखा होता है, जैसे इस पॉइंट पे लिखा हुआ है फैन 1 कंट्रोल पैनल पेज नंबर 1। इसके नीचे यहां पे जाओगे एयर फैन जो है उसका कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, लेकिन कौन सा एयर फैन, तो यहां पे लिखा हुआ है फैन नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो आपके ड्राइंग में भी यहां पर नीचे में लिखा होता है कि किस पर्टिकुलर चीज का वो ड्राइंग है। जैसे एसीबी ब्रेकर की बात कर लो कि आपके पास में एक एलटी पैनल है, एलटी पैनल में 3 इंकमर लगा हुआ है, 2 बस कपलर लगा हुआ है। अब मुझे प्रॉब्लम आया कि मेरा जो इंकमर नंबर 2 है, मेरे एसीबी ब्रेकर में इंकमर नंबर 2 जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अब मुझे इसको चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, पेज में मैं देखूंगा कि कहां पर नीचे साइड में लिखा हुआ है ड्राइंग फॉर इंकमर नंबर 2, ये सर्च करूंगा ना सबसे पहले। ऐसे करेंगे ना, सबसे पहले उस पर्टिकुलर पेज पे जाना है आपको जिस पेज पे बताया गया कि वो जो डिवाइस है जिसमें प्रॉब्लम आया है उस डिवाइस का वायरिंग कैसे किया गया है। तो उस पेज को खोजने के लिए आप उस पेज, मतलब कि जो लिखा होता है उसमें आप सर्च करिए। अब आपको ये पेज मिल गया, पेज मिलने के बाद आपको प्रॉब्लम समझना होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अभी के टाइम पे मैं एग्जांपल के तौर पे बोल लेता हूं कि मेरा जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में मतलब कि मेरा जो यहां पर फैन है, उस फैन में अभी के टाइम पे मोटर चालू ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला कि मैं स्टार्ट बटन दबा रहा हूं, स्टार्ट बटन दबाने के बाद मेरा मोटर चालू नहीं हो रहा है।
इस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है, प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना है। अभी के टाइम पे आप कहां पे सबसे पहले चेक करोगे? आपने ड्राइंग तो खोज लिए, एयरफैन नंबर 1 का ड्राइंग आपने ओपन कर लिए। अब इसमें आप कहां से ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करोगे? क्या चीज चेक करोगे सबसे पहले? 20 रुपए बचा। बताइए। ओवरलोड ले कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट सप्लाई। कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट पावर सप्लाई, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी आप कुछ चेक कर सकते हो क्या? कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट पावर सप्लाई चेक करने Yes, से पहले कुछ और भी देख सकते हो क्या फिजिकली? ओवरलोड है। मोटर को ओवरलोड सर रिले, चेक कर सकते हैं। जी सर, देख सकते हैं सर। क्या देख सकते हो? सर उसका जो स्टार्ट नहीं हो रहा है, पहले तो बटन चेक करेंगे, पुश बटन। उसके ठीक है। बाद A1 A2 को कॉइल जो है उसको चेक करेंगे। ट्रबल शूटिंग का सबसे पहला नियम ये होता है कि अगर किसी पैनल को स्टार्ट करने का टाइम स्टार्ट नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आप पैनल के बाहर इंडिकेशन जो लगा होता है उस इंडिकेशन को देखिए। इंडिकेशन में कुछ आपको मिल रहा है क्या? जैसे कि अभी का टाइम पे यहाँ पे फैन ट्रिप इंडिकेशन है, फैन ऑन इंडिकेशन और ऑफ इंडिकेशन, दो टाइप का इंडिकेशन यहाँ पर मेरे पास में है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे मुझे किस इंडिकेशन को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा बताइए? ट्रिप वाला सर। ट्रिप वाली, ठीक है। हम यहां पे देखेंगे कि ट्रिप इंडिकेशन लाइट ग्लो हो रहा है क्या? तो ये जो इंडिकेशन लाइट है अगर ये ग्लो कर रहा है तो मैं किस जगह पे जाके चेक करूं? अगर ओवरलोड रिले सर। ओवरलोड रिले पे, ठीक है, Overload ओवरलोड पे रिले वाला। मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि ये जो यहाँ पे ओवरलोड रिले मेरा है, ठीक है, आपको फंसा रहा हूं मैं, अब मैं कंफ्यूज करूंगा। ये जो मेरा ओवरलोड रिले है, ये ओवरलोड रिले नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओवरलोड रिले में मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज देख रहा हूं कि मेरा जो यहां पे ट्रिप इंडिकेशन लाइट है तब भी ग्लो कर रहा है। अब ये ड्राइंग आपके सामने, इस ड्राइंग को देख के बताइए अब मैं क्या करूं? 49 लोग देख रहे हो अभी के टाइम पे, लाइव मुझसे जुड़े हुए हो। इंस्टाग्राम पे अभी के टाइम पे 117 लोग और यूट्यूब पे समथिंग 66 लोग। आप लोग बताइए कि अभी के टाइम पे मैं क्या करूं? क्या मैं यहां पर ओवरलोड रिले को खराब समझ के उसको रिप्लेस कर दूं या फिर कुछ और भी चीज मुझे चेक करना पड़ेगा? सर ओवरलोड रिले में जो एम्पियर दिया रहता है सेट करने का, हम्म। उसको हम थोड़ा बढ़ा के चेक कर सकते हैं। लेकिन भाई मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं यहां पर कि मेरा जो ओवरलोड रिले वो तो सही है, पावर सर्किट में गया मैं, यहां पर मेरा पावर सर्किट है, ठीक है। पावर सर्किट में ओवरलोड रिले जो है, उस ओवरलोड रिले में NONC कांटेक्ट होता है ना। चलिए मैं एक काम जी। करता हूं, प्रैक्टिकल लगाता हूं एक बार रीसेट करके चेक कर लेंगे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अभी के टाइम पे मेरे पास ये ओवरलोड रिले है, ये वाला, ये है ना ओवरलोड रिले। इस ओवरलोड रिले को कैसे चेक किया मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने क्या किया, मेरा जो ओवरलोड रिले, पहला चीज मुझे लगा कि मोटर बंद है, ट्रिप इंडिकेशन लाइट जल रहा है। तो आपके माइंड में यही आएगा कि यार ट्रिप इंडिकेशन लाइट जल रहा है, किसके वजह से जलता है? ओवरलोड रिले के वजह से। ओवरलोड रिले तो है जो बताता है कि मोटर हमारा ट्रिप हो चुका है। किस कंडीशन में ट्रिप होता है? ओवर करंट लेने का ज्यादा एम्पियर लेने से। ज्यादा करंट लेने की वजह से। अब मोटर तो ज्यादा करंट ले नहीं, एक्चुअली क्या है, मोटर जो है हमारा अभी के टाइम पे बंद कंडीशन में है। तो मैंने यहां पर क्या किया, टेस्टर लगाया, टेस्टर ग्लो हुआ, यहां भी लगाया, टेस्टर ग्लो हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस ओवरलोड रिले में टेस्टर जो है, उस टेस्टर को अभी के टाइम पे 97 पे लगाया, टेस्टर मेरा ऑन हो गया। 98 पे लगाया, टेस्टर ग्लो हो गया। 95 पे लगाया, टेस्टर ग्लो हो गया। 96 पे लगाया, टेस्टर ग्लो हो गया। अब मैंने अपने मन की तसल्ली करने के लिए यहां पर जो एक रीसेट बटन है ना, इस बटन को मैंने प्रेस भी कर दिया, लेकिन मुझे किसी प्रकार का खट की आवाज नहीं आई, कि मतलब कि ओवरलोड रिले ट्रिप ही नहीं था। अब मुझे बताइए कि यहां पर मेरा जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग मुझे क्या चेक करना चाहिए, कहां पर जाके? ये ड्राइंग है आपके सामने, बताइए मुझे कहां क्या चेक करना पड़ेगा? सिंपल सा सवाल है, आंसर बहुत इजी तरीके से आप दे सकते हो। बस क्वेश्चन ये है कि मेरा यहाँ पे ट्रिप इंडिकेशन लाइट जल रहा है, इसके जलने के पीछे का रीजन क्या है? हम फ्यूज चेक कर सकते हैं। तुक्का मार रहे हो? कांटेक्ट चेक करना है। देखिए एक्चुअली क्या है, जितना लोग आंसर दे रहे हो ना, ठीक है, यूट्यूब OLR का NONC चेक करिए, यूट्यूब पे भी वही कहानी है, सब कोई सब ठीक है। आप लोग जितने लोग भी हो, सब कोई तुक्का मार रहा है। मेन चीज ये है, आप लोग का यही होता है ना, तुक्का कब मारना होता है? जब आपके पास में इस टाइप का ड्राइंग नहीं है। इसलिए जल रहा है। आपके पास अगर ड्राइंग नहीं है तो आप तुक्का मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में ड्राइंग है तो ड्राइंग को देखिए ना। आप यहां पे एक चीज देखोगे, ये इंडिकेशन लाइट जल रहा है। अब बताइए मेरा इंडिकेशन लाइट किस कंडीशन में जलेगा, इसको पावर कब मिलेगा, इस इंडिकेशन लाइट को पावर सप्लाई कब मिलेगा? जब ट्रिप होगा, होल्ड होगा। आप लोग देखो, मैं बताऊं, आप लोग जितने लोग भी आंसर दे रहे हो ना, बस ये सोच रहे हो कि ओवरलोड रिले ट्रिप होगा, उसी की वजह से सिग्नल आ सकता है। लेकिन एक चीज और देखिए, यहां पर मेरा ड्राइंग में
इस ड्राइंग में ओवरलोड रिले का नाम क्या है? OL1। OL1 मेरा ओवरलोड रिले है। यहां पर इस इंडिकेशन लाइट को पावर देने के लिए क्या OL1 का इस्तेमाल किया गया है? नहीं सर, कॉन्टेक्ट का K1 एनो auxiliary एनो contact। लिया गया। इससे एनो कंडक्टर लिया का गया है, नहीं। किसी और का है ना। ओवरलोड रिले का है क्या? K1 नहीं सर, conductor वो का। नहीं है तो फिर आप क्यों बोले कि ओवरलोड रिले? ओवरलोड रिले को चेक करो, फ्यूज चेक करो, सेलेक्टर स्विच भी बोल रहे हैं, बताइए। अभी इस ड्राइंग में तो सेलेक्टर स्विच दिखा ही नहीं, सेलेक्टर स्विच कहां से आ गया? नहीं है सर, नहीं है सर। यही है, तो आप लोग तुक्का मार रहे हो बस, ठीक है? तुक्का मत मारिए। आपके सामने यहाँ पर ड्राइंग मैंने सामने दे दिया हूँ, आप बस ये देखिए, ये लाइट जल रहा है ना, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, ट्रबल शूटिंग सीखिए, बहुत फ्री में सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है? अभी के टाइम पर यहाँ पर हमारा ये लाइट जल रहा है। अब इस लाइट के जलने का पीछे का रीजन क्या है? आपको मालूम है, पावर सप्लाई जब आएगा तभी तो ग्लो करेगा, बिना पावर सप्लाई के तो ग्लो नहीं करेगा। अब पावर सप्लाई कहां से आ रहा है ये पता करना है आपको। कैसे पता करोगे? बहुत ईजी है। आप एक चीज नोटिस करिए कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में पावर कहां से आएगा? मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये लाइट जल रहा है, अभी क्यों जल रहा है मुझे ये पता करना है। तो इसके लिए इसके ऊपर चलूंगा। ऊपर अभी के टाइम पर मुझे यहां पर एक कॉन्टैक्ट मिल गया। अब यहां पे मुझे कॉन्टैक्ट मिला और ये मिला कि एनो है। तो जब मेरा यहां पर एनो कॉन्टैक्ट है तो मेरा जो पैनल है, स्टार्टर है, बंद रहेगा। तो क्या यहां से पावर सप्लाई आगे फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं होगा सर। अगर मेरा पैनल बंद है, ड्राइंग जो होता है हमेशा ऑफ कंडीशन में बनाया जाता है। जब आपका पैनल बंद रहेगा उसी कंडीशन में ड्राइंग बनाया जाता है। तो मेरा जो पैनल है वो बंद है, उस कंडीशन में ये एनो ही रहेगा। अब एनो कॉन्टेक्ट से पावर सप्लाई जा रहा है तभी तो ये ग्लो कर रहा है, ऐसा ही है ना? जी सर। मैंने एक चीज, इस जी चीज को सर, जी वेरीफाई सर। करने के लिए मैंने एक काम किया, यहां पर एक टेस्टर लगा दिया। टेस्टर मेरा यहां पर ऑन हो गया, ऊपर साइड लगाया, ऑन हो गया। क्या समझू अभी के टाइम पे? क्लोज है सर, वही क्लोज हो गया ये अभी। जो एनो एनो जो क्लोज हो कॉन्टैक्ट गया। अभी के टाइम पे क्लोज है, मतलब कि पावर सप्लाई क्लोज यहां से है। फ्लो हो रहा है। यहां से पावर सप्लाई फ्लो होने की वजह से लाइट ग्लो हो रहा है। अब हमें पता करना कि ये एनो कॉन्टैक्ट आखिर क्लोज क्यों है। ओवरलोड रिले के वजह से ट्रिप इंडिकेशन लाइट नॉर्मल हर एक इलेक्ट्रिकल पैनल में, हर एक ड्राइंग में आप देखोगे ओवरलोड रिले के एनो कॉन्टैक्ट के थ्रू ही इसको जलाया जाता है। लेकिन इस ड्राइंग में यहां पर एनो तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एनो किसका है? आप देखोगे यहां पे K1A लिखा हुआ है और हमारा ओवरलोड रिले जो है, यहां पर ओवरलोड रिले लगा हुआ है, इसका नाम क्या है? OL1। डिफरेंस? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, ठीक है? तो अभी के टाइम पे हमें मालूम चल गया कि डायरेक्टली ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टैक्ट तो इस्तेमाल नहीं हुआ है ना। लेकिन नहीं सर। यहां पर इंडिकेशन लाइट जो है फैन ट्रिप का है, तो ट्रिप का सिग्नल कब मिलेगा? जब ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तभी तो मिलेगा, उसके बिना तो हमें मिल ही नहीं सकता है, ऐसा ही नहीं है ना? सर, नहीं मिलेगा। तो अभी के टाइम पे हमें जी ये सर। पता करना पड़ेगा ये एनो कॉन्टैक्ट आखिर क्लोज क्यों है। यही तो हमारा टास्क बन गया ना। अब मैं ओवरलोड रिले पे जाऊं क्या? नहीं सर। नहीं जाना है। अभी के सर, टाइम पे कॉन्टैक्ट बस जब ऑन हमें होगा इस तब वाले तो पर्टिकुलर क्लोज हो जाएगा ना। K1A जो है इसको पता करना है, रिपीट ठीक है? रिपीट। अभी के टाइम पे पर्टिकुलरली बस हमें इस डिवाइस को खोजना है कि ये जो यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है किसका है और ये आखिर पावर सप्लाई क्यों दे रहा है। इसको खोजने के लिए आपके पास में यहां पर दो चीजें, एक तो यहां पर डिवाइस का नेम और दूसरा ये क्या चीज है? 1J 7J लिखा हुआ है यहां पर। ये क्या चीज है? लोकेशन। मतलब कि ये जो डिवाइस लगा हुआ है यहां पर 1K1A, ये डिवाइस किस लोकेशन पे, वो दोनों इंफॉर्मेशन यहां पे मिल गया। अब बड़े बड़े ड्राइंग में क्या होगा, आपके पास में 100 पेज है, तो 100 पेज में आप एक एक पेज तो खोलोगे नहीं कि ये K1A जो है कहां पर है। तो उसमें लोकेशन लिखा होता है, उस लोकेशन पे जाकर डायरेक्टली आप उसको सर्च कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ है 1J7, तो ये लोकेशन पे हमें जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? तो यहां पे 1J7 है, 1 का मतलब पहला क्या 1 लिखा हुआ, उसका मतलब क्या होगा? कॉलम। आपका जो यहां पे पहला 1 जो है ये बताता है कि हमारा जो है पेज नंबर, ये क्या हो जाएगा? पेज नंबर। उसके बाद 7J कॉलम और रो। आप जैसे देखोगे इसमें यहां पर इस ड्राइंग में आप देखोगे ऊपर साइड यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। इसके अलावा इस साइड में ABCD लिखा हुआ है। तो आपको क्या 7J लिखा हुआ है, 7 और J, नीचे में J है, तो इन दोनों को क्रॉस मिलाना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, ठीक है? अभी देखिए, अभी के टाइम पे अगर 17J लिखा हुआ है तो यहां क्या लिखा हुआ 17J, तो आपका जो यहां पर 1 मतलब क्या हो गया? पेज नंबर। तो यहां पे पेज नंबर क्या है? 1, तो इसी पेज में हमें देखना है। इसके बाद 7 जो यहां पे लिखा हुआ है वो क्या हो गया? ये वाला 7, और J मतलब ये वाला। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, यहां से इधर लेके आऊं और इसको नीचे लेके आऊं, तो यहां पर जो पॉइंट बन रहा है, इसी पॉइंट पर ये हमारा क्या चीज, ये जो यहां पर K1A है वो मिल जाएगा।
यहाँ पे आप देखोगे एक डिवाइस लगाया गया, इसके नीचे K1A लिखा हुआ है, तो इसी रिले का ये कॉन्टैक्ट इस्तेमाल हुआ है ना, यही है ना। सर जी सर। तो अभी जी के सर। टाइम पे आपको मिल गया कि ये एनो कॉन्टैक्ट आखिर किसका है, किसका है, तो इस रिले का है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी तो मुझे मालूम चल रहा है कि यहां से पावर सप्लाई जा रहा है इस इंडिकेशन लाइट को, और इंडिकेशन लाइट मेरा चालू है, और अभी के टाइम पर ये मुझे मिल गया कि ये जो कॉन्टैक्ट है वो इस वाले रिले का है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, क्या चेक करूं, OL 19498। रिले चेक करना सर, क्या चेक करना है, रिले से। रिले चेक करना है, ठीक है। चलिए, मैंने एक सर वो चीज रिले नोटिस किया, में 23-24 एनओ पॉइंट देना, वो चेक करना पड़ेगा सर। आपका जो रिले होता है उसके ऊपर एक इंडिकेशन लाइट लगा होता है ना, मैंने ये देखा कि जी। इंडिकेशन लाइट जो है वहां पर ऑफ है, और इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि मैंने जब टेस्टर यहां पर लगाया इस कहां पर, तो रिले का जो A1 है, वैसे रिले नहीं है, ये क्या है आपका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, ठीक है। तो अभी रिले लेके चलते हैं हम। रिले जो मेरा था, उस रिले का जो A1 है, A1 पर यहां पे मुझे कोई भी पावर सप्लाई नहीं मिला, मैंने टेस्टर यहां पर लगाया, टेस्टर जो है मेरा यहां पर ऑफ कंडीशन में, कोई ग्लो नहीं कर रहा है। अब क्या समझू, OLR का NO चेक करो सर। OLR से पावर सप्लाई आ रहा है, It's in NO condition. आ रहा है सर। It goes to NC. मैंने आपको क्या बोला, यहां पे मैंने टेस्टर को लगा के चेक किया, टेस्टर यहां पे लगाने के बाद टेस्टर हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, क्या इस सर्किट में अभी पावर है, नहीं है। नहीं है। तो क्या मेरा यहाँ पे OLR है, एनो OLR का क्या यूज हुआ है, एनो यूज हुआ है ना यहाँ पर, तो क्या एनो कॉन्टेक्ट क्लोज है अभी के टाइम पे, No. नहीं वो तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं ना, हमने पहले ही चेक कर चुके हैं कि OLR का एनो कॉन्टेक्ट अभी क्लोज तो है ही नहीं, और यहाँ पे ये रिले को भी हमने चेक कर लिया कि इसमें इंडिकेशन लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, प्लस इसके ऊपर जो एक और इंडिकेशन लाइट होता है वो इंडिकेशन लाइट भी ग्लो नहीं कर रहा है। क्या समझू मैं इससे, रिले ऑफ है। अरे ये तो पहले ही बता दिया, वो रिले ऑफ है, जब तो लाइट नहीं ग्लो करी, जब तो इसमें पावर ही नहीं है, तो लाइट ग्लो रिले चालू होने का वही नहीं निकला, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि ये रिले मेरा क्या है, ऑफ है, और ये जो यहाँ पर कॉन्टेक्ट है ये क्या है, क्लोज है। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं सर, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है इलेक्ट्रिकल में, उसका एनसी यूज हुआ होगा तो हो Because सकता है। unless until the relay ऐसा भी तो हो is सकता है कि मेरा रिले जो है उस रिले का कॉन्टेक्ट मेल्ट हो गया, वेल्ड हो गया, ऐसा होता है कि नहीं होता है कभी कभी, होता है होता है। रिले में अगर किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया या फिर ज़्यादा करंट आप स्विचिंग करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्पार्किंग जनरेट होता है, स्पार्किंग की वजह से वो कभी कभी वेल्ड हो जाता है। तो वेल्ड होने के कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि यार ये वाला पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट जो है कनेक्ट हो गया है, आपका जो रिले है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो सभी के सभी कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से वो क्लोज के जैसे बिहेव कर रहे हैं, मतलब कि यहां से पावर सप्लाई को आगे फ्लो करवा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या ये लाइट जलेगा कि बंद रहेगा, ग्लो होगा सर। जलेगा। अब मैंने जुगाड़ करके कैसे भी करके मैंने क्या किया, स्टार्ट बटन दबा के इस वाले स्टार्टर को चालू कर दिया, तो कंडीशन में ये लाइट ऑफ रहेगा कि चलेगा, तो भी चलेगा, तब भी चले। क्योंकि आप- ये आप- कॉन्टेक्ट हमारा कनेक्ट है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे ऐसा हो सकता है, अगर मैंने ऐसा बोला, देखो ऐसा होता नहीं है मोस्टली कंडीशन में, रिले से हम बहुत कम करंट फ्लो करवाते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ कहीं पर, तो करंट ज्यादा फ्लो होने की वजह से रिले का कॉन्टेक्ट आपस में वेल्ड हो जाता है, मतलब कि हमेशा के लिए चिपक गया। अब रिले चालू रहे बंद रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा पावर देते रहेगा, और इसके वजह से ये लाइट जो है ग्लो करते रहेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मतलब कि हर तरीके से वेरीफाई करना होगा। आपको पता चल गया कि यार ये जो रिले है इस रिले को पावर नहीं मिल रहा है, और हम ये चीज भी देख रहे हैं कि इस रिले का एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी यहाँ पर रिले ऑफ है, और रिले ऑफ कंडीशन में भी लाइट हमारा ग्लो कर रहा है। क्यों ग्लो कर रहा है, तो फिर आपको वहां पर एनो एनसी कॉन्टेक्ट को कैसे चेक करोगे, कंटिन्यूटी चेक मल्टीमीटर से सर। मल्टीमीटर से आप कंटिन्यूटी चेक यहां पे करोगे, उसके जरिए पता करोगे कि क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो आप यहां पे मल्टीमीटर से चेक करोगे एनो कॉन्टेक्ट कहीं क्लोज तो नहीं है, तो क्या मैं यहां पे पावर सप्लाई जो है इसको ऑन कंडीशन में चेक करूं कि ऑफ कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में सर, ऑफ कंडीशन में, Off क्यों कंटिन्यूटी condition। मारेंगे तो कंडीशन जब भी ऑफ आप कंडीशन में चेक करेंगे सर। जब भी आप कभी रेजिस्टेंस को मेजर करने जाते हो, कंटिन्यूटी करने जाते हो, उस कंडीशन में आपका पावर सप्लाई जो है हमेशा ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। तो आपने पावर सप्लाई को बंद कर दिए, बंद करने के बाद इस रिले के पास गए,
अब इस रिले के पास में क्या करोगे वो समझते हैं। उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, अभी जो आप क्लास देख रहे हो ये एक डेमो क्लास है, ठीक है। डेमो क्लास किसका? तो हमारा एक नया लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है परसों से ही, मतलब कि 8 जनवरी से ही हमारा एक लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, जहां पे मैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना सिखाने वाला हूं। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग केवल पढ़ना नहीं, मैं आपको उस ड्राइंग के जरिए ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे, किस टाइप से आपको एक एक पॉइंट को चेक करना होता है। अगर फॉल्ट आया तो फॉल्ट जो अभी के टाइम पे आप 4 घंटे 5 घंटे लगाते हो ट्रबल शूट करने के लिए, उसी फॉल्ट को केवल आप 10 मिनट में कैसे ट्रबल शूट कर दोगे, कैसे उस फॉल्ट को रेक्टिफाई कर दोगे, ये सब चीज मैं आपको एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का इस्तेमाल करते हुए पूरा सिखाने वाला हूं। जैसे अभी एक छोटा सा कंडीशन या सिंगल पेज के ड्राइंग में आप एक चीज नहीं पकड़ पाए कि एनो कॉन्टेक्ट जो है उसके जरिए भी फॉल्ट आ सकता है, उसके जरिए भी हमारा लाइट ग्लो कर सकता है, लेकिन इतना चीज छोटा सा चीज नहीं पकड़ पा रही। लेकिन मेरा जो क्लास होने वाला है, इस क्लास में मैं आपको स्टार्टर का ड्राइंग, एसटी पैनल, एलटी पैनल, बीसी ब्रेकर, एसी ब्रेकर, इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्राइंग्स होते हैं, उनका ड्राइंग पढ़ाने वाला हूं। जैसे एसटी पैनल हो गया, एसटी पैनल में यही फॉल्ट आता ना, तो इस फॉल्ट को ही केवल ट्रबल शूट करने के लिए अगर आप ये छोटा सा चीज नहीं पकड़ पा रहे हो तो कम से कम आप 2 दिन लगा दोगे उसको सही करने के लिए, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आपके सामने ना आए, कभी फॉल्ट आता है तो ट्रबल शूट कर लो, कोई भी ड्राइंग आया उसको आसान तरीके से पढ़ लो। ड्राइंग पढ़ के आप किसी भी मशीन का वर्किंग बता दो, भले ही मशीन आपने कभी देखे नहीं, चाहे वो मशीन इंडिया का हो चाहे आउट ऑफ इंडिया का हो, किसी भी प्रकार का ड्राइंग आपके पास आ जाए, कैसे पढ़ोगे कैसे समझोगे, हर एक चीज में आपको इसी लाइव क्लास के माध्यम से समझाने वाला हूं। और ये लाइव क्लास हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में होने वाला है। लाइव क्लास 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। डेली लाइव क्लास हमारा चलने वाला है रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, ठीक है। 8 से 9:30 तक क्लास चलेगा और ये क्लास जो है पूरा का पूरा 1 महीने तक चलने वाला है। अब लाइव क्लास जो होगा, इस क्लास में आप हमसे डायरेक्टली वीडियो कॉल पे जुड़ोगे, हमसे बात करते हुए सीखने वाले हो। लाइव क्लास जो होगा जूम के माध्यम से होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप बाई चांस क्लास को मिस कर देते हो, क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हो किसी दिन, तो उस कंडीशन में हमारे जो क्लासेस होंगे लाइव क्लास, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। रिकॉर्डिंग पूरा 4 साल तक मिलेगा, 4 साल तक आप क्लासेस को देख। इसके अलावा यदि आप हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको यहां पर हम एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं। इस सर्टिफिकेट को आप कहीं भी किसी भी कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको दिखा सकते हो कि मैंने इस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का, मतलब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, ड्राइंग देख के कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं, उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो चांस जो है और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। मतलब कि एक गारंटी के तौर पे कि आपने हमसे ट्रेनिंग लिया, उसका मैं सर्टिफिकेट दूंगा। सर्टिफिकेट हमारा ISO प्रमाणित सर्टिफिकेट होगा, कहीं भी काम आ जाएगा। सर्टिफिकेट यदि आप देखोगे तो वहां पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, आपका नाम, आपके फादर का नेम प्लस आपका सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट किस तारीख को दिया गया था, हर एक चीज मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे लाइव क्लास में आपको क्या क्या चीज सिखाया गया, हर एक चीज को मैं प्रॉपर तरीके से मेंशन करके दूंगा, जिससे कि आप कहीं दिखाते तो उसका वैल्यू मिले आपको। केवल ये नहीं कि हाँ आपने ट्रेनिंग की हो नाम के लिए, वो नहीं, आप प्रॉपर तरीके से क्या क्या चीज सीखे हो हर चीज मेंशन करके दूंगा, जिससे कि आपको उसका बेनिफिट मिले। अब ये जो क्लास है, इसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर लॉगिन करोगे तो आप उसके अंदर हमारा एक क्लास मिल जाएगा। जैसे कि आप यहां पे देखोगे हमारा एक क्लास है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ने में एक्सपर्ट बने, या फिर यहाँ पे क्लास का नाम जो है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीडिंग एंड ट्रबल शूटिंग मास्टर क्लास। ये जो क्लास है इसको ज्वाइन करना होता है। क्लास का फीस अभी के टाइम पे केवल 2000 रुपये रखा गया है, लेकिन यदि आप अभी के टाइम पे 8 जनवरी से पहले क्लास को यदि आप ज्वाइन करते हो तो आपको मैंने ऑफर दिया हूँ, आप यदि यहाँ पे क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको 2000 रुपये फीस पे नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पे 1800 रुपये फीस पे करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कूपन कोड दिया हूँ। कूपन कोड जो है हमारा यहाँ पर DRW200 है। इस कूपन कोड को अप्लाई कर दीजिएगा। आपको वैसे लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर आप जाइए पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे एक कूपन कोड दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे फीस जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके क्लास को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन है, आप जैसा चाहो वैसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे क्लास देख रहे हो, आपको क्लास का लिंक चाहिए या फिर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव क्लास जो होगा डेली होने वाला है, टोटल 30 डेज तक लाइव क्लास लेंगे और डेली आपको मैं वीडियो कॉल पे जुड़ के डायरेक्टली आप मुझसे बात करते हुए सीखने वाले हो, ठीक है। क्लास के बारे में कोई डाउट है, सवाल है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम अपने क्लास को फिर कंटिन्यू करें। कोई डाउट है इसके बारे में? नहीं है ना, ठीक है। सिलेबस कोर्स में ये मान के चलिए कि आपको हर एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना सिखा दूंगा। एसटी पैनल, एलटी पैनल, पीएलसी का ड्राइंग हो गया, बीएफडी का ड्राइंग हो गया, इंडिया के बाहर का ड्राइंग हो गया,
किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वाली ड्राइंग आती है, उस ड्राइंग को कैसे पढ़ेंगे, आपके जो जनरेटर होते हैं, जनरेटर का जो कंट्रोल सर्किट होती है उसका एटीएस पैनल का हो गया, ट्रांसफार्मर पैनल का हो गया, इस टाइप का कोई भी ड्राइंग आए उस ड्राइंग को आप पढ़ लोगे। इस लेवल का आपको मैं नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। ये मान के चलिए कि जैसे आप ABCD मतलब इंग्लिश पढ़ना सीखते हो, ABCD सीखते हो, उसके बाद वर्ड बनाना सीखते हो, उस वर्ड का इस्तेमाल करके सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस के जरिए उसका मतलब कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में एक एक सिंबल का मतलब क्या होता है, उसका यूज़ कैसे किया गया, उसका वायरिंग कैसे किया गया है, उसके जरिए किस प्रकार से हमारा सर्किट काम कर रहा है, फॉल्ट आया तो ट्रबल शूट कैसे करेंगे, हर चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाला है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहो तो हमारे ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपके माइंड में कोई डाउट है, सवाल है, तो इस पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर अपने ड्राइंग को कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर मेरा जो रिले, इस रिले में कुछ प्रॉब्लम आए, इसको मुझे ट्रबल शूट करना है, मतलब कि चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैं अभी के टाइम पर यहाँ पर मेरा जो रिले, उस रिले को पहले देखूंगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे ये मेरा यहाँ पर रिले है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ग्लास रिले, और ये क्या चीज है, कॉन्टेक्टर, कॉन्टैक्टर। एडम ब्लॉक है सर। क्या बोलते ऑक्सिलरी हैं कॉन्टैक्टर। नहीं सर, एनवाइन साहब। इसको रिले है, ऑक्सिलरी रिले। कॉन्टेक्टर बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्टर नहीं बोलते हैं, ना ही एडम ब्लॉक बोलते हैं, इसको ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर बोलते हैं। मतलब कि ये क्या है, कॉन्टेक्टर के जैसे ही पूरा बिहेव करेगा, लेकिन इसमें क्या मिलता है, केवल NONC कॉन्टेक्ट मिलेगा। कॉन्टेक्टर जो आपका होता है उसमें क्या मिलेगा, पावर सर्किट मिलता है प्लस NONC भी मिल जाता है, लेकिन NONC केवल 2 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। लेकिन आपका जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर होता है उसमें मल्टीपल कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे, मतलब कि 3 NO 3 NC 2 NO 2 NC, इस टाइप से आपको कॉन्टेक्ट मिल जाता है। डिपेंड करता है कि किस मॉडल का आपने बाय की हो, ठीक है। तो अभी के टाइम पे जो मेरा ड्राइंग है, उस ड्राइंग में इसी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं आपको दोनों जगह पे बताता हूँ, रिले का भी और इस ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर में भी। तो मैंने जब देखा कि मेरा जो यहाँ पर रिले, ये रिले मेरा ऑफ कंडीशन में, ठीक है, ये रिले मेरा ऑफ कंडीशन में है और मैंने पावर सप्लाई को बंद कर दिया। बंद करने के बाद मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे लगाया, और कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद इस वाले जगह पर और इस जगह पे मैंने मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को लगाया। अभी के टाइम पे क्या मुझे यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलना एनो चाहिए, है ना सर। ठीक है। हाँ नहीं तो मिलेगा सर, आप अगर इतना मेरा ही मिलेगा। कॉन्टेक्टर सही है और ये कॉन्टेक्टर जो है अभी ऑफ कंडीशन में है, और उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर एनो कॉन्टेक्ट पे चेक कर रहा हूँ, एनो कॉन्टेक्ट पे यदि मैं कंटिन्यूटी चेक करूँ तो वहां पे मुझे किसी प्रकार का कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा मल्टीमीटर जो है कंटिन्यूटी तो नहीं कर रहा है, लेकिन उस मल्टीमीटर में मेरा जो मल्टीमीटर है उसमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है 116 ओम। क्या समझू, इनसाइड कॉइल इज गुड। क्या चीज सही है, मेरा कॉन्टेक्टर ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर सही है कि खराब है? सही है। खराब है सर, खराब होगा सर। खराब है। अभी क्या लगता है, रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे शो किया, इसका मतलब क्या, बराबर कॉन्टेक्ट नहीं बन रहा है सर इसका। बराबर कांटेक्ट नहीं बन रहा ना, ठीक है। जी सर। अभी के टाइम पर अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आता, कंटिन्यूटी कब आता है, जब आपका रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस 80 ओम से कम रहेगा। जब 80 ओम से रेजिस्टेंस कम होता है उस कंडीशन में ही मल्टीमीटर हमारा बीप का साउंड सुनाता है। लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस जो है ना 81 ओम भी हो जाएगा तो आपको बीप का साउंड सुनाई नहीं देगा। तो क्या हम समझे कि यहाँ पे सही है कॉन्टेक्टर? बिल्कुल नहीं, आपको उस कंडीशन में रेजिस्टेंस को देखना पड़ता है। रेजिस्टेंस यहाँ पर 116 ओम दिखा रहा है, मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है ना, जब तो रेजिस्टेंस आया। अगर ये प्योरली पूरा का पूरा ओपन होता है, ये जो है यहाँ पर ओपन है, इस जगह से इस पर है, इस इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा? क्या नहीं आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको, OL मिलेगा डायरेक्ट। लेकिन अभी हमारा मल्टीमीटर यहाँ पर 116 ओम दिखा रहा है, मतलब कि ये कॉन्टेक्ट जो है पूरा प्रॉपर तरीके से कनेक्ट तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का कहीं से टच तो है, और उनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है। कितना रेजिस्टेंस? 116 ओम। मतलब कि ये कॉन्टेक्ट क्या हो गया, वेल्ड हो गया, आपस में कनेक्ट हो गया है। अब हम इस चीज को वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, रिमूव करके सर्विस कर सकते हैं सर। इसको हम सर्विस कर सकते हैं, इसका कॉन्टेक्ट है, इसको निकालेंगे फिर उसको रिपेयरिंग करेंगे, वो अलग पार्ट हो गया। अभी के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम क्या करेंगे, मैनुअली किसी प्रकार से स्क्रू ड्राइवर के जरिए यहाँ पे इसको चालू बंद करने की कोशिश कर सकते हैं ना। जी सर। यस सर। एक दो बार ऑपरेट करने की कोशिश करिए और उस टाइम पे नोटिस करिए कि ये जो रेजिस्टेंस है क्या हट रहा है कि नहीं हट रहा है। जब हम इसको ऑफ ऑन करते हैं तो ये रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो जाता है,
और ऑफ करने के बाद ये रेसिस्टेंस जो हट के यहां पर OL आता है कि नहीं आता है, वो चीज हमें चेक करना है। अगर हर टाइम पे मुझे यहां पे रेसिस्टेंस इतना आ रहा है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेसिस्टेंस का वैल्यू हो रहा है, तो मैं समझ लूंगा ये कॉन्टैक्ट जो है वेल्ड हो चुका है, प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या फिर प्रॉपर तरीके से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्लियर? मतलब कि ये कॉन्टैक्ट हमारा खराब हो गया। अब मैंने बाकी में चेक किया, यहां पर इस जगह पर एनसी पर मुझे यहां पर कंटिन्यूटी मिल रहा है जब ऑफ है, और इसको ऑन करने पर कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। मतलब सही है खराब है? वो कॉन्टैक्ट चाहिए। सही है। सही एनसी है पे अगर मेरा जो है ऑफ कंडीशन में मुझे कंटिन्यूटी मिलता है तो सही है, और ऑन कंडीशन में कंटिन्यूटी नहीं मिलता तो भी सही है। यही है ना? अब इसी तरीके से मैंने बाकी को चेक किया, बाकी भी सही था, बस इसी में प्रॉब्लम आया है, मतलब कि ये पर्टिकुलर जो है वेल्ड हो गया ना। अब इसी का अगर मैं इसी एनो कॉन्टैक्ट का अगर मैं अपने सर्किट में यूज करूंगा तो उसके जरिए जो सर्किट गया है उसमें पावर सप्लाई तो फ्लो हो जाएगा ना। जी सर, हो गया ठीक है, सर। तो वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर ऐसा कोई लाइट जल रहा है और कॉन्टेक्टर हमारा बंद है, रिले हमारा ऑफ है, अगर लाइट जल रहा है तो हो सकता है कि ये कॉन्टेक्ट जो है वेल्ड हो गया है, इसमें किसी प्रकार का डस्ट आ गया है, कंटिन्यूटी बना रहा है, उसके वजह से हमारा पावर सप्लाई जो है आगे फ्लो हो जा रही है, उसके वजह से लाइट ग्लो कर रहा है। क्लियर? अब सेम चीज आप अगर रिले में चेक करना चाहो तो कैसे करोगे? रिले में क्या मिलता है? NONC मिलता है कि कुछ और? कॉमन ही मिलता है सर। NONC इसमें और आपको कॉमन। कॉमन NONC मिलता है। चलिए बढ़िया। अब रिले जो है आपको ये मालूम है कि रिले में तो कॉमन NONC मिलता है। चलिए मैं इसमें आपको कुछ नहीं बताता हूं, बताइए कौन सा कॉमन है, कौन सा NO, कौन सा NC। ये जो कॉन्टेक्ट है ना ऊपर वाली, ये कॉन्टेक्ट कौन क्या है? ओ एनो सर। NC एनो एनो सर। एनो होता है। एनो ये क्या है? हमारा एनो है। और ये जो नीचे साइड ऊपर है ये वाला दोनों एनसी 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 है। NC ओ है। एनसी सर। और इस साइड में यहां पर ये वाला कॉमन कॉमन कॉमन। कॉमन। बहुत बढ़िया। नीचे कोयल इस टर्मिनल, नीचे कोयल यहां पर टर्मिनल, दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कोयल का कॉइल कोयल हो जाएगा। तो बिना टर्मिनल नंबर को देखे भी आप यहां पे चेक कर सकते हो। अब मुझे चेक करना है, मैं यहां पर पता करना चाहता हूं इसका NONC सही है कि नहीं। तो क्या मैं यहां पर इस रिले को इसके ऊपर से हटा के चेक करूं कि लगा के? लगा के सर लगा के लगाना चेक पड़ेगा। करना पड़ेगा। कहां चेक करूं? मुझे एनो कॉन्टेक्ट को चेक करना है, कहां लगाऊं? कहां कहां? इस NC वाले पॉइंट पे, एनो वाले पॉइंट पे लगा के कंटिन्यूटी चेक करूं क्या? नहीं सर, कॉमन से एनो सर। नहीं, हमें यहां पर कॉमन और एनो पे चेक करना पड़ेगा। इन दो पॉइंट पे हम चेक करेंगे और देखेंगे कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन रिले तो ऑफ है यहां पर, तो ऑफ कंडीशन में क्या कंटिन्यूटी मिलना चाहिए? नहीं सर। मिलेगा नहीं है। अब इसको क्या मैं प्रेस कर सकता हूं, किसी चीज से चालू करवा सकता हूं क्या इसको कॉन्टेक्टर के जैसे? जी सर, कोयल को सप्लाई देना पड़ेगा। कॉइल को कॉइल सप्लाई को देना पावर पड़ेगा। देना पड़ेगा। इसके अलावा किसी किसी रिले में ना यहाँ पर एक मैकेनिकल स्विच लगा होता है, उसको आप थोड़ा सा रोटेट करने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर क्लास में दिखाया था, उसमें ऑप्शन रहता है, एक नॉब रहती है, इसको आगे पीछे करने पे इसका कॉन्टैक्ट चेंज होता है। ठीक है, तो अगर आपको रिले को परमानेंटली ऑन रखना है, परमानेंटली ऑफ रखना है, तो ऊपर में एक मैकेनिकल कॉन्टैक्ट मिल, मतलब मैकेनिकल हैंडल मिल जाता है, उसके जरिए आप उसको मूव करवा सकते हो। अगर वो है तो आप बिना रिले के कॉइल को पावर दिए चेक कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आपको इसको पावर देना पड़ेगा। कितना पावर सप्लाई दूं? सर डिपेंड करता है 24 कौन वोल्ट। सा टाइप का है, डीसी या एसी। सर डिपेंड ऑन कॉइल सप्लाई सर। जी, आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हो डिपेंड 24 वोल्ट का पावर दे दीजिए, 230 वोल्ट का पावर दे दीजिए। आपको करता पहले है देखना कॉइल पड़ेगा कितना पावर रिले का जो है, इस रिले का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि यार ये रिले जो है ना बहुत ही पुराना है, और इसमें जो डाटा सीट है पूरा का पूरा मिट गया है। इस रिले के कहीं भी लिखा नहीं है कि इसमें कितना वोल्टेज देना है, कुछ नहीं लिखा है। अब मैं कैसे पता करूं कि मेरा जो पैनल था, उस पैनल में जो रिले लगाया गया है, उस रिले का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है? 240। 240 कैसे बता दिया आपने कि 240 वोल्ट है? कहाँ से पता चला आपको? कहीं से तो आपको पता चला कि यार ये जो हमारा रिले है, ये रिले 240 वोल्ट का है। अंदाजा मारे कि कुछ देख के बताए। ज्यादातर चांस मैनुअल में चेक करना सर। कॉइल पे लिखा होता है सर, कॉइल पे। ज्यादातर रिले सर के कॉइल पर सर टेप पे लिखा रहता है सर, टेप पे जो टेप लगाया जाता है ना सर अंदर। आप एक चीज नहीं सुने, सीरियल नंबर में भी लिखा रहेगा सर, नहीं तो हमारा जो क्या बोलते हैं रिले में पावर सप्लाई आ रहा है उसमें से भी पता कर सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है बढ़िया। हमारा ठीक पावर है, सप्लाई। सर बोल रहे हैं कहीं नहीं लिखा है ना। एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जैसे कि नहीं अभी के नहीं टाइम तो पे आप केबल एक मिनट टाइम दीजिए। केबल अपने का अभी के टाइम पे मैं दुबई में काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे दोस्त हो, मैंने आपको फोन लगाया, मैंने बोला भाई मेरा पैनल में एक रिले लगा हुआ है और मुझे डाउट हो रहा है कि रिले खराब है, मुझे चेक करना है और पावर सप्लाई देना है इसको, लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि यार ये रिले जो है इसको कितना वोल्टेज दूं। अगर गलत पावर सप्लाई दिया रिले जल जाएगा, सुपरवाइजर मेरी क्लास लगा देगा।
तो मुझे बता दो कि ये रिले जो है कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है और कितना वोल्टेज दूं। आपने बोला कि इसका डाटा शीट चेक कर लो, उस पर लिखा होगा। मैंने बताया कि रिले बहुत पुराना है, सब कुछ मिट गया है, कहीं नहीं लिखा, ना फेरुल पे लिखा है, ना रिले के ग्लास पे लिखा, कहीं नहीं लिखा है। अब आप क्या सर लाइट से करोगे? पता कर सकते हैं सर 24 वोल्ट सर 24 वोल्ट जय जी सब सर कैसे बोल दिए सर सर 24 नॉर्मल सप्लाई दे करके पहले सर चेक उसमें करेंगे। छोटा लाइट होता है ग्रीन और रेड कोई अभी के टाइम पर आप ये नहीं सर बोल उसका सकते कि ड्राइंग एक में चेक काम करना करिए, उस पैनल का ड्राइंग जो है उसको कॉइल का ओपन कर लीजिए। रेजिस्टेंस देख के कर सकते हैं क्या? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो या कम होगा, उसी हिसाब से वोल्टेज उतना देना होगा। सुनिए, आप लोग अंदाजा मानना छोड़ दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन पर्सन हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो अंदाजा मानना छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रिकल में अंदाजा नहीं मारा जाता है, कभी भी आपको अंदाजा नहीं मारना है, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉजिकल पे आइए। आप क्या सोचोगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक जगह पे तो मेंशन होगा। इस पैनल का ड्राइंग जो है, उस ड्राइंग को तो हम ओपन करके देख सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, अभी ड्राइंग सिखा रहा हूँ। अभी के टाइम पे आपके सामने ड्राइंग यहाँ पर है, आप इस ड्राइंग को ओपन कर लीजिए ना। मैंने ओपन कर दिया, अब ड्राइंग को देख के बताइए कितने वोल्टेज देना, कितने वोल्टेज पे मेरा रिले ऑपरेट हो रहा है। 230 पे कहाँ से पता चला आपको? ऊपर में है ना वहाँ फ्यूज यहाँ के पे ऊपर। 230 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इस सर्किट में पावर सप्लाई जो आ रहा है 230 वोल्ट का है। मतलब कि इस सर्किट में जो लाइट लगा हुआ है 230 वोल्ट का है, रिले लगा हुआ है 230 वोल्ट का है। इसके अलावा यहाँ पे टाइमर कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, सबके सब क्या है, 230 वोल्ट के पावर सप्लाई पे काम करने वाले इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप अंदाजा मत मारिए। आपके पास में ड्राइंग ऑलरेडी है, उसको ओपन कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम लगेगा, ड्राइंग ओपन करिए। कौन से पेज पे जाना है, कैसे जाना है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हूँ। अगर क्लास मिस कर दिए हो तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा हमारे ऐप में, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पेज, इस वाले रिले का क्या है, डायग्राम आप खोजोगे, मतलब ड्राइंग में खोजोगे कहां पर है। तो उसके लिए आप देखोगे कि यार इसका नाम क्या K1A है, उसको ड्राइंग में खोजोगे। उस जगह पे जाने के बाद इसका पावर सर्किट पे जाओगे। इस पावर सर्किट में देखिए ये पावर सप्लाई आ रहा है, ये पावर सप्लाई 230 वोल्ट का है, मतलब ये 230 वोल्ट हमें यहाँ पर देना है। उसको 230 वोल्ट देके पावर सप्लाई में चेक कर लूंगा कि हाँ ये सभी सही है कि नहीं है। क्लियर हुआ? सर ड्राइंग ना हो तो फिर कैसे चेक करेंगे? क्या चीज? सर ड्राइंग ना हो तो? ड्राइंग ना हो तो फिर आपको अंदाजा ही मारना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना फिर आपके पास, अच्छा जी ठीक सर। है। फिर आप तो क्या है, थोड़ा सा रेसिस्टेंस चेक करके अंदाजा कर सकते हो, रेसिस्टेंस का वैल्यू। अगर आपका एसी पावर सप्लाई वाली है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू हेलो सर। हेलो सर, जी। वो जो रिले का जो कॉइल है उसमें भी देख सकते हैं, लगा सकते हैं ना अंदाजा? मैंने आपको एक बस कंडीशन बताया। देखो वैसे क्या होता है, रिले का कॉइल जो होता है ग्लास के अंदर रहता है तो वो मिटता नहीं है जल्दी, ठीक है। लेकिन नहीं मैंने सर, ऐसा वो बोला नहीं कि मैं क्या बता होता है कि रिले जो है बहुत ज़्यादा हीट करेगा तो वो भी मिट जाती है कभी कभी। अगर रिले हीट हो गया तो हीट के वजह से वो जो लिखा होता है वो क्या बोलते हैं उसको, उड़ जाता है, मिट जाता है, या फिर जलने के वजह से उसका जो पेपर होता है गर्म होने की वजह से जल जाता है, तो नहीं दिखता है। अगर ऐसा नहीं दिखा तो फिर आपको ड्राइंग खोजना है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यार सब कुछ नहीं है, ऐसा तो कंडीशन बनता ही नहीं है, ठीक है। एक ना एक चीज़ तो ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मान लीजिए कि आपको मैंने बोला कि यार रिले भी, मतलब आपके पास ना ड्राइंग है ना ही आपके पास में इस वाले रिले के ऊपर लिखा हुआ। अब क्या कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो कि सर पता कर चल जाए? सकते हैं ना सर, जो कॉइल जो है रिले का, उसको देखें पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है। फिर आप ट्रबल पावर शूटिंग करने को ना, सप्लाई आपको पावर सप्लाई चेक करते हैं। आप क्या हुआ, ड्राइंग है ही नहीं तो फिर आप अंदाजा मारोगे ना, आपको कैसे मालूम चलेगा कि इसको पावर कहाँ से आ रहा है। मैं इस ड्राइंग को एक काम भी तो कर सकता कॉइल नहीं, हूँ, ये जो सर्किट है इस सर्किट से मैं इसको अलग भी तो कर सकता हूँ यहाँ से, जी सर कर सकते हैं सर। कर सकते ना। तो दो चीज आपको चेक करना पड़ेगा, आपने सही चीज बोले, दो चीज यहाँ पे कर देना पड़ेगा हमें। पहला चीज ये देखना पड़ेगा ये जो सर्किट है उसी सर्किट के साथ में दूसरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन सा कनेक्ट है। हम देख रहे हैं कि इसी सर्किट के साथ में ये लाइट भी तो कनेक्ट है। इस लाइट का ऑपरेटिंग वोल्टेज में देख लेता हूं कितना लिखा हुआ है, 230 लिखा है, तो मतलब ये भी 230 पे काम करेगा। अगर यहाँ पे लिखा है 24 वोल्ट तो ये भी 24 वोल्ट पे काम करेगा। क्लियर? वही सप्लाई के हिसाब से हम देख सकते हैं, अगर मिट्टी गया है तो सप्लाई के हिसाब से देख सकते हैं हम कितना वोल्टेज पर कर काम सकते हो, करेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, आप कर सकते हो, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी के टाइम पे हमें मालूम चल गया कि यहाँ पर हमारा रिले जो था, इस रिले का एक एनो कॉन्टेक्ट खराब है और उसके वजह से ये जो रिले था, लाइट था, ये जल रहा है। क्या मैं इस रिले को चेंज कर दूं या फिर कुछ और करूं? इसमें यहाँ पर एक चीज देखिए, इस वाले ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर में टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल 4 कॉन्टेक्ट है। 4 कॉन्टेक्ट में से 3 एनो 1 एनसी है और सभी के सभी एनो कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर इस रिले का एक एनो कॉन्टेक्ट जो है वो खराब हो चुका है। कौन सा वाला? तो
तो यहाँ पर जो है 23 24 नंबर का एनो कॉन्टैक्ट, मतलब कि ये वाला एनो कॉन्टैक्ट खराब हो गया। क्या मैं इस रिले को चेंज कर दूं कि इसी में कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ? एटम प्लग समझ लगा नहीं के पाया सर, सर, क्या बोले सर, समझ नहीं पाया। इसे बार एटम प्लग लगा के सर। ठीक है, अभी के टाइम पे मैंने ये बोला कि ये जो रिले, ये रिले तो मेरा मतलब अभी सब कुछ सही है, बस एक कॉन्टैक्ट जो है वो वेल्ड हो गया है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, सेकंड वाला जो एनो कॉन्टैक्ट, ये कनेक्ट हो गया है और ये चेंज नहीं हो रहा है। बाकी तो चेंज हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर इसको चेंज करना है कि ये मैं कुछ और कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन था। तो फिलहाल एक्सियली कॉन्ट्रैक्टर लगा सकते हैं सर। ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर लगा सकते हैं। ऑलरेडी ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर ये है। दूसरा ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर एडम प्लग लगा सकते हैं सर। इसके पैरेलल में लगाओगे आप? यस सर। एटम प्लग लगा के एडम सर। एडम प्लग भी लगा सकते हैं ना सर। ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर तीन लगाना टर्मिनल ही है ना। एक चीज बताइए, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें लगाना ही तो इसी को रिप्लेस नहीं कर देंगे हम? अलग से क्यों लगाए एक्स्ट्रा में? ड्राइंग को हम पूरा बर्बाद कर रहे हैं ना फिर तो, मतलब आप उसमें मॉडिफाई कर रहे हो। अगर एक और लगा दूसरा पर्सन आएगा उसको समझ नहीं आएगा यार एक ड्राइंग में तो एक ही दिया हुआ है, दो कहाँ से आ गया, कंफ्यूज हो जाएगा ना वो। जी सर। तो आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन बनना है कि आपको मतलब ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर लगाना है तो आप रिप्लेस ही कर दीजिए। क्यों लगाना है दूसरा? उसको इसको हटाइए, दूसरा जी नया सर, लगा रिप्लेस दीजिए। करने में अच्छा है। लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि अभी के टाइम पर यहाँ भी एक एनो कॉन्टैक्ट है। क्या मैं अब यहाँ पर इसमें एडम ब्लॉक या फिर ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर लगाने की जरूरत है? नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये वाला खराब है ना मेरा, तो इस जगह पर 23 नंबर पे और 24 नंबर से वायर जो आया है, 23 वाले को क्या करूँ, यहाँ से हटाऊं और इसको इस जगह पर, और 24 वाले को यहाँ से हटा के इस जगह पे कनेक्ट कर सकता हूँ ना जी अगर ये एनो कॉन्टैक्ट हमारे पास में एक्स्ट्रा अवेलेबल है तो। लेकिन फिलहाल के टाइम पे इसमें तो है ही नहीं। ये क्या एनसी है, बाकी 3 एनो है। मुझे मतलब कि मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट अगर लग सकता है, सॉरी एडम ब्लॉक अगर लग सकता है, कॉन्ट्रैक्टर होगा तो उसके ऊपर लगा सकते हो। ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर में एडम ब्लॉक लगाने का ऑप्शन नहीं आता है तो उसमें तो नहीं लगा सकते, फिर हमें इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। क्लियर? जी सर। ठीक है, चलिए बढ़िया। चलिए अब यहाँ सर पे सर एक सेकंड, एक काम था सर। बोलिए। क्या सर मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ क्या? एक ड्राइंग है सर मेरा, देखिए ये आप क्लास लेंगे क्या इसका? आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। अभी क्या है, आप ड्राइंग जो कैमरा ऑन करवाओगे पूरा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके सर। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। आपका ड्राइंग अच्छा है, मेरे क्लास के अकॉर्डिंग फिट बैठता है तो मैं उस ड्राइंग को यूज़ कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि सर इसमें मोटर और पीएलसी ड्राइव के साथ पूरा सिस्टम का ड्राइंग है। कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा। अच्छा होगा तो मैं जो हमारा ओके लाइव सर। क्लास होने वाला है उसमें इंक्लूड कर दूंगा। नहीं तो मैं जो समझाने वाला हूँ ना, मेरा जो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है उसमें मैं आपको हर एक टाइप का ड्राइंग पढ़ाऊंगा। पीएलसी का पैनल का भी आएगा, बीएफडी का भी आएगा, जिसमें कॉम्बो दोनों होगा वो भी आएगा। मतलब कि मैं आपको मान के चलिए कि कोई भी ड्राइंग आपके पास आ जाए, आप उस चीज़ को पढ़ लोगे आसान तरीके से। और जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ट्रबल शूटिंग करने का, ये तरीका भी आप सीख जाओगे। इतना लेवल पे आपको सिखा दूंगा। ठीक है, आपको बस ये नहीं सीखना कि मेरा जो कंपनी का पैनल है इसी पैनल पे मुझे सीखना है। जैसे कोई लोग, बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन करते हैं, सर मेरा कंपनी में सीमेंस का लगा हुआ है, सीमेंस का ड्राइंग समझाओगे क्या? कोई बोलता है एलएनटी का सिखा दीजिए, कोई बोलते हैं एबीबी का पीएलसी लगा हुआ है उसका ड्राइंग पढ़ना सिखा दीजिए। आपको ड्राइंग कंपनी से मतलब नहीं है, आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। जैसे इंग्लिश पढ़ना सीखते लॉजिक हैं ना, समझ उसी लिए, तरीके से ड्राइंग कोई सा भी पढ़ लेंगे सर। आपको केवल ड्राइंग पढ़ना सीखना है। जैसे इंग्लिश पढ़ना सीखते हो जी, वैसे ही जी। आप ड्राइंग पढ़ना सीख लीजिए। ड्राइंग पढ़ना सीख लिए उसके बाद कोई भी ड्राइंग आ जाए, मैं आपको ऐसा ऐसा ड्राइंग पढ़ाऊंगा ना जो कि आप उसमें जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर तो लिखा हुआ है एयर फैन, फैन नंबर 1 कंट्रोल सर्किट, ये सब तो हम समझ पा रहे हैं, उसमें तो समझ भी नहीं पाओगे। चाइनीज़ वाली, आउट ऑफ इंडिया का जो ड्राइंग हो गया, जैसे कि जापान का हो गया, उनका जो लिखा हुआ है हमें तो पढ़ना नहीं आता है, हम तो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन पूरा ड्राइंग पढ़ के बताऊंगा कि कैसे काम कर रहा है। उस मशीन में ट्रबल शूटिंग करवाना सिखाऊंगा कि ये मशीन जो है इसमें कोई फॉल्ट आया तो ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे। इसके अलावा उस मशीन को यदि चालू करना हो तो चालू कैसे करवाओगे, उसी ड्राइंग को देके उसका मशीन का पूरा वर्किंग कैसे समझोगे, ड्राइंग देके, ये सब चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सर कंपनी सीएनसी मशीन के बारे में थोड़ा बताइए ना क्या होता है। सीएनसी, चलिए वो सब चीज़ लाइव क्लास में बात करेंगे, अलग टॉपिक बात करें। अभी टॉपिक से आउट ऑफ टॉपिक मत जाइए। ठीक है, वैसे ही ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये चीज़ समझ लेना जो मैं आपको ट्रबल शूटिंग वाला समझा रहा था। जी सर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग पढ़ते आते फिर समझते हैं। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, ट्रबल शूटिंग के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ड्राइंग में। ठीक है, अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर ये मतलब ये खराब है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, रिप्लेस करने से पहले मैं एक चीज़ और बोला था कि मोटर चालू भी नहीं हो रहा स्टार्ट बटन दबाने पर। अगर केवल यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट वेल्ड हो गया तो ये तो चालू होना चाहिए था ना। जी सर। अगर मेरा यहाँ पर केवल ये कॉन्टैक्ट जो है, ये वाला कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया, चिपक गया है, वेल्ड हो गया है, तो बाकी तो काम करना चाहिए ना, ये तो चालू होना चाहिए। लेकिन ये भी तो चालू नहीं हो रहा है। जब मैंने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया तो इसको प्रेस करने के बाद भी मेरा सर्किट चालू नहीं हुआ। ठीक है,
हमारा जो circuit है वो- क्या चीज यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट क्लोज है, लेकिन मैं अभी के टाइम पे इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये चालू नहीं हो रहा है। तो क्या इस एनो कॉन्टेक्ट से इस सर्किट का लेना देना है क्या? नहीं सर। नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से इस सर्किट में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए इस रिले का कुछ लेना देना है क्या इस सर्किट से? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि यार एक चीज बताइए कि ये जो यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लगाया गया है, क्या ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर इस सर्किट में कहीं यूज किया गया है, या फिर इसका सर्किट जो है इस सर्किट के जरिए कुछ काम किया गया है क्या? इंटरलॉकिंग या फिर क्या बोलते हैं? हाँ, एक जगह है ना पुश बटन के हाँ, पास सर वो करके रिले का एनसी है ना सर, रिले ट्रिप करेगा ना, रिले ट्रिप करेगा तो सप्लाई नहीं आनी चाहिए सर। ठीक है। अगर मेरा 97, यहाँ पर 98 मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर मेरा ये रिले जो है ये रिले ऑपरेट होता है तो इसके ऑपरेट होने से क्या मेरा इस सर्किट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता करना है या फिर आपके पैनल में कोई दिक्कत आया, आपने देखा कि यार ये रिले चालू है, अभी तो पहले चालू नहीं था, अब मान लीजिए कि ये चालू है, अब इसके चालू होने की वजह से क्या इस सर्किट में कोई इफेक्ट आ रहा है क्या, उसको आपको पता करना है। तो पता करने के लिए आप क्या यहाँ पर एक एक चीज को खोजोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है K2A, यहाँ पे K1, यहाँ पर K1 A2 K2, इस टाइप से आप देखोगे क्या कि कुछ और करोगे? ओवरलोड रिले का एनसी है ना, उसको दे देना। वो ओपन हो गया सर 95 96 ओपन हो ओवरलोड जाएगा रिले में सर। कहाँ ये जब चलेगा? इसको ये ओवरलोड रिले है क्या? नहीं सर। नहीं है नो ना। सर। ये क्या चीज है? इसका नाम क्या है? K1A। बस K1A जो सर, हम है बस इस K1A कॉन्टेक्ट का खोजेंगे। इस्तेमाल, इस रिले का कॉन्टेक्ट जो है उसको कहाँ कहाँ यूज किया गया वो आपको खोजना है। कैसे खोजोगे? जी। तो आप देखिए, मैंने आपको एक चीज दिखाया कि इस रिले का कितना NONC कॉन्टेक्ट है और कहां कहां पर इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में पूरा डिटेल से यहां पर मेंशन किया गया है। आप देख लीजिए, यहां पर K1A लिखा हुआ है। K1A रिले का यहां पर 4 कॉन्टेक्ट है, जिसमें से 3 NO 1 NC है। 3 NO यहां पे इस्तेमाल हुआ है, NC इस्तेमाल नहीं हुआ है। कहां कहां इस्तेमाल हुआ है? तो पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, पेज नंबर 4 पे इस्तेमाल हुआ है। तो पेज अभी के टाइम पे हमारा ये जो एयर फैन नंबर 1 है, एयर फैन नंबर 1 का कंट्रोल सर्किट पूरा का पूरा पेज नंबर 1 पे है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 1। तो पेज नंबर 1 पर केवल यहाँ पर एक ही कॉन्टेक्ट इस्तेमाल हुआ है। कहाँ पर? 16C। इस लोकेशन पे चलते देखते हैं क्या है। तो आप सबसे पहले पेज नंबर 1 पे जाओगे, यहाँ पे पेज नंबर 1 6C आपको देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं आप क्या करोगे, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इस जगह से नीचे आए और C यहाँ से, तो इन दोनों का क्रॉस यहाँ पे बन रहा है। इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पर अभी के टाइम पर इस जगह पर क्या है? K1A, और ये रिले हमारा K1A है। और इस रिले का यहाँ पे कांटेक्ट देखे, उसमें केवल यहाँ पर पेज नंबर 1 पे एक ही इस्तेमाल हुआ है। तो क्या इस सर्किट में अभी के टाइम पर इसका कुछ लेना देना है? नहीं है। नहीं नहीं है सर। आपको क्या यहाँ पे एक एक चीज देखना पड़ा? नहीं सर। नहीं देखे, बिना देखे बता दिए कि नहीं है। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ पर इस वाले रिले का कांटेक्ट जो है उस कांटेक्ट को देखना पड़ता है। अब कहाँ पर है, चलिए इसके वजह से इसके चालू होने पे कहाँ कहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है और क्या चीज होने वाला है, चलिए समझते हैं। अभी देखिए, अभी का टाइम पे मुझे मालूम चल गया कि यार ये जो है कांटेक्ट क्लोज हुआ, इसके वजह से ये ऑपरेट हुआ और ये चालू रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा मुझे पता करना है। अगर बाई चांस ये रिले चालू हो जाता है तो इसके वजह से क्या होगा मुझे पता करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, इस रिले का NONC कॉन्टेक्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया उसको देखूंगा। तो इस जगह पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2F2। पहला जो NO कॉन्टेक्ट है उसको 2F2 पे इस्तेमाल किया गया, मतलब पेज नंबर 2 2F लोकेशन। चलिए पेज नंबर 2 पे चलते हैं। पेज नंबर 1 ये है, इसके नीचे जाएंगे पेज नंबर 2 आ जाएगा। पेज नंबर 2 का यहाँ पर लोकेशन क्या लिखा हुआ है? 2F। तो यहाँ पर 2F पे हम चेक करेंगे, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा F हो गया। इन दोनों को मैच करेंगे तो यहाँ पे देखोगे एक यहाँ पर NO कॉन्टेक्ट इस्तेमाल हुआ है K1A का। ये क्या है हमारा K1A, इसी का NO कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और ये NO कॉन्टेक्ट कहाँ पर है? तो 17J लोकेशन लिखा हुआ है, मतलब कि यही वाला है। तो इस जगह पर इसको लगाया गया। अब इसका काम क्या है, अब बताइए। चलिए इतना चीज आपने देख लिया, अब इस NO कॉन्टेक्ट का काम क्या होगा? इस NO कॉन्टेक्ट के वजह से क्या होने वाला है इस सर्किट में, बताइए। इंस्टाग्राम पे जितने लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, बताइए। K2 कंटेक्टर चालू हो जाएगा। K2 कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। और कुछ? कोई कॉन्ट्रेक्टर चालू नहीं होगा सर, लेकिन सप्लाई आगे आ जाएगी। अभी बीच में NO लगा है, क्या लगा है? बीच में उसके भी NO पॉइंट है सर। ये सर्किट पूरा चालू होल्डिंग हो है सर, होल्डिंग। K2 चालू होगा, बाकी ठीक है, T1 टाइमर चलेगा। अभी के टाइम पे सिंपली आप ये समझिए कि ये जो यहाँ पे सर्किट है, ये क्या है? हमारा DOA स्टार्टर का सर्किट है ना, एक DOA स्टार्टर ही बनाया गया इसी तरीके से। ठीक है,
तो अभी आप ये समझिए कि यहां पर इसके ऊपर देखते हैं, अभी के टाइम पे यहां पर पावर सप्लाई कब आएगा कि नहीं आएगा वो देखते हैं। इस जगह पे पावर सप्लाई इस सर्किट के बंद रहने पे आएगा क्या, तो आप देखोगे इसके ऊपर में फ्यूज है, फ्यूज तो हमेशा चालू रहता है, ओवरलोड रिले लगा हुआ है, ओवरलोड रिले नंबर 2, मोटर नंबर 2 तो हमारा सही है, तो पावर सप्लाई आगे जाएगा, पावर सप्लाई आगे आया स्टॉप में, स्टॉप भी हमारा कोई प्रेस नहीं किया है, तो ये पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पे चला गया। इसके आगे पावर अभी फ्लो हो सकता है क्या, अभी इसको भूल जाइए, अभी ये चालू नहीं है, बंद है। अभी इसके बंद कंडीशन में क्या इस नीचे पावर सप्लाई आ सकता है क्या, नहीं आएगा। चलिए बढ़िया, पावर सप्लाई नीचे नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बोला कि ये जो रिले था, ये रिले हमारा ऑपरेट हो चुका है और इसके ऑपरेट होने से ये क्लोज हो गया, तो क्लोज होने से पावर सप्लाई यहां से फ्लो हो जाएगा, होगा यहां से पावर सप्लाई फ्लो हुआ ऊपर जाएगा इस जगह तक, यहां से ऊपर जाएगा इस जगह तक, यहां से इस पॉइंट पे एनओ है तो नीचे नहीं जा सकता है, यहां से पावर आया इस जगह पर, यहां से पावर सप्लाई एनसी कांटेक्ट है तो आगे बढ़ जाएगा इसमें, और यहां से पावर सप्लाई इसमें, क्योंकि ये एनसी है तो पावर सप्लाई आगे जाएगा ना। तो अभी का टाइम पे कौन कौन सा डिवाइस चालू हो गया, टाइमर यहाँ पे हमारा दो K2 टाइमर। डिवाइस चालू हो गए, कॉन्टेक्टर नंबर 2 और T2, मतलब टाइमर और कॉन्टेक्टर, दो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारे यहाँ पर है, दोनों के दोनों यहाँ पे चालू हो चुके हैं। मतलब सर, कि K1 यहाँ एक किधर पर है? क्या हो रहा है, जो हमारा यहाँ पर एयर फैन 1 है, उस एयर फैन 1 का ओवरलोड रिले यदि ट्रिप होता है, अगर मेरा यहाँ पर एयर फैन जो है इस कूलिंग टावर में जो फैन नंबर 1 है वो यदि किसी कारण से ट्रिप होता है, तो ट्रिप होते ही क्या होगा, फैन 1 का एनसी हो जाएगा, फैन 1 का जो ओवरलोड रिले है वो क्लोज हो जाएगा, उसके क्लोज होने से एक रिले चालू होगा, रिले के वजह से फैन नंबर 2 जो है वो ऑन हो जाएगा। आया समझ में, दोनों मतलब पार्लर में ट्रिपिंग एक कंडीशन दूसरे में से। दूसरा फैन ऑटोमेटिक चालू हो जाए, उसके लिए पूरा सर्किट डायग्राम बनाया गया है। क्लियर हुआ कुछ, जी सर। ऐसा पीएलसी में होता है ना सर, इंडस्ट्री में? इन पीएलसी में, आरएलसी में, हर जगह इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो आप ड्राइंग पढ़ रहे हो ना, ये ड्राइंग जो है मैंने खुद बनाया हूँ, ठीक है। इसमें क्या है ना, ये 3 क्लास में 3 वीडियो में बनाया हूँ मैंने। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया था। पहले मैं क्या किया था, इनको चालू बंद करने के लिए सर्किट बनाया, फिर उसमें सेकंड में क्लास में मैंने क्या किया, कंडीशन ऐड कर दिया। क्या ऐसा काम करते हैं कि यार ये जो पहला फैन है ये यदि बंद हो जाए तो इसके बंद होने से दूसरा फैन चालू हो जाना चाहिए, दूसरा ट्रिप होता है तो पहला चालू हो जाए, इस टाइप से एक लॉजिक ऐड करते गया, उसके अकॉर्डिंग सर्किट बिल्ड करते गया। तो वो क्लास यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, वो आप जाके देख के सीख सकते हो, ठीक है। और इस टाइप का सर्किट जो है कैसे बिल्ड करते हो वो तो ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर क्लास, इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स जो है उसमें मैंने सिखाया हूँ। तो क्लास के जरिए अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के टाइम पे हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये देखे कि जो हमारा यहाँ पर ओवरलोड रिले नंबर 1 है, ये यदि ट्रिप होता है तो इसके वजह से रिले ऑपरेट होगा। रिले ऑपरेट यदि होता है तो इसका एक एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया, वो एनो कॉन्टैक्ट क्या करेगा, जो दूसरा यहाँ पर फैन नंबर 2 है उसका जो कंट्रोल सर्किट है, उस कंट्रोल सर्किट को एक्टिवेट कर देगा। उसके एक्टिवेट करने की वजह से यहाँ पे कॉन्टैक्टर नंबर 2 चालू होगा, और कॉन्टैक्टर नंबर 2 चालू होते ही फैन हमारा चालू हो जाएगा। कौन सा फैन, फैन नंबर सेकंड 2। एग्जॉस्ट फैन। चलिए अब इसके साथ साथ मैंने बोला कि टाइमर भी तो चालू हो रहा है। अब मैंने आपसे बोला कि यार टाइमर चालू तो हो रहा है, लेकिन टाइमर की वजह से क्या काम हो रहा है, टाइमर हमारे मोटर को बंद कर दे रहा है, ट्रिप करवा दे रहा है, या फिर कुछ और काम करवा रहा है, बताइए क्या काम करेगा, बताइए। अलार्म जनरेट करेगा सर। कैसे बता दिया अलार्म जनरेट कर देगा वो? कुछ सर, टाइमर चालू होने का मतलब था तो यही लग रहा है। अंदाजा मार दिया। सर ये कौन सा टाइमर है, ऑन डिले है कि ऑफ डिले? क्या लगता है कौन सा टाइमर है? ऑन डिले। ऑन डिले टाइमर है। यहाँ पे क्रॉस है मतलब ऑन, और यहाँ पे पूरा ब्लैक होता तो ऑफ डिले। तो अभी ऑन डिले टाइमर है। चलिए ऑन डिले टाइमर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी का टाइम पे इस टाइमर में पावर आया, क्या इसका एनो एनसी कॉन्टेक्ट तुरंत चेंज हो जाएगा कि काउंटिंग करेगा, काउंटिंग के बाद चेंज करेगा? काउंटिंग के बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट जो है चेंज होने वाला है, ठीक है। अब काउंटिंग जो होगा उसके बाद चेंज होगा, लेकिन चेंज होने के वजह से अब क्या इफेक्ट आने वाला है, मैंने बोला कि इस मशीन में क्या होगा बताइए। इस टाइमर के चालू होने के वजह से हमारे मशीन में क्या होने वाला है बताइए। अब मैं कहां पे जाके चेक करूं, क्या पता करूं, बताइए। पेज नंबर 3 5G पे जाना पड़ेगा सर। पेज नंबर 3 5G लोकेशन, ठीक है। ये जो यहाँ पे लोकेशन को है, ये टाइमर है, इस टाइमर का एनओएनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पर है। इस एनओएनसी कॉन्टैक्ट को कहाँ यूज किया गया, तो पेज नंबर 3 5G लोकेशन। चलिए यहाँ पे चलते हैं, पेज नंबर 3 पे चलिए। आपका पेज नंबर 1 2 3, ये हमारा पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 में यहाँ पर आप देखोगे 5G लोकेशन।
तो 5 ये हो गया, जी ये हो गया, दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे टाइमर का कांटेक्ट है ना, जी सर। यस सर। टाइमर का यहाँ पे कांटेक्ट लगा हुआ है और ये टाइमर का कांटेक्ट चेंज होता है तो उसके वजह से क्या होगा, इस सर्किट से पावर सप्लाई फ्लो हो जाएगा ना। जी सर, हो जाएगा। लेकिन क्या मेरा यहाँ पे पंप जब भी ट्रिप होता है, जब भी ये मतलब टाइमर ऑपरेट होता है तो क्या हर कंडीशन में यहाँ पे पंप जो ये जो है चालू हो जाएगा। K3 जो है ये हमारा किसके लिए, पंप के लिए। तो क्या मेरा यहाँ पे पंप जो है हमेशा चालू होगा हर कंडीशन में? नहीं सर, सेलेक्टर स्विच है, मैनुअल होगा सर, ऑटो मैनुअल है ना। ऑटो मैनुअल का सिलेक्शन करना पड़ेगा, बिल्कुल भाई। आपका यहाँ पे सेलेक्टर स्विच किस पोजीशन पर है उस पर डिपेंड करता है कि पंप हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली चालू होगा कि नहीं होगा। मतलब कि अभी तक जो हमने ड्राइंग पढ़े उससे हमें यह पता चला कि अगर मेरा फैन नंबर 1 जो है नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है तो इस कंडीशन में कुछ नहीं होने वाला है, मतलब वो फैन चलते रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे फैन नंबर 1 मेरा ट्रिप हुआ, ट्रिप होते ही एक रिले चालू होगा, रिले के ऑपरेट होते ही उसका एक कॉन्टेक्ट चेंज होता है, उसके वजह से फैन नंबर 2 जो है ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। और फैन नंबर 2 यदि मेरा ऑटोमेटिकली चालू होता है तो उसी के सर्किट में एक टाइमर भी लगाया गया है, टाइमर नंबर 2। टाइमर नंबर 2 का काउंटिंग चालू होगा और काउंटिंग कंप्लीट करते ही यहां पर इसका कॉन्टेक्ट चेंज करेगा। और कॉन्टेक्ट चेंज करने से देखोगे यहां पर एनओ तो खाली है लेकिन एनसी जो है, सॉरी एनसी तो यहां पे खाली है, एनओ जो है उसके जरिए पावर सप्लाई इस कॉन्टेक्टर में दिया गया है और इस कॉन्टेक्टर का नाम K3 है। और K3 जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूं पावर सर्किट में देखकर कि K3 जो है वो हमारे पंप को दिया जा रहा है पावर सप्लाई। K3 कॉन्टेक्टर है जिसके जरिए पंप 3 को चालू किया जा रहा है, तो पंप को चालू किया जाता है। ये जो पंप है इसको पावर सप्लाई इसके थ्रू आएगा, मतलब कि यहाँ पर इस टाइमर के जरिए हमारा ये पंप चालू होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी पता चला कि इसके ऊपर जो पावर सप्लाई आएगा, ये पावर सप्लाई यदि यहाँ पे आएगा तभी तो आगे फ्लो होगा। अब इस जगह पे पावर सप्लाई किस कंडीशन में आएगा, ऑटो कंडीशन में कि मैनुअल कंडीशन में? ऑटो कंडीशन में सर। ऑटो में। ऑटो में, ऑटो क्या में मैनुअल में नहीं आ सकता है? मैनुअल में भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। आ सकता है सर। सिलेक्ट करना पड़ेगा सर आपको। अभी के टाइम पे ड्राइंग को देख के बताइए, अंदाजा मत मारिए। ऑटो तो मुझे मालूम है ऑटो में ही आएगा, क्योंकि अगर किसी प्रकार का ऑटोमेटिकली चालू हो रहा तो ऑटो सर्किट में ही ऐड करेंगे, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन ड्राइंग देख के बात करिए कि अभी के टाइम पे इस सर्किट में पावर सप्लाई फ्लो करवाना है तो मेरा सेलेक्टर स्विच किस कंडीशन में रहेगा ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ऑटो में कि मैनुअल में? अगर आप आंसर देते हो तो इस चीज में पूछूंगा कि कैसे पता चला। सर आप ही बता दीजिए। ऑटो में करेक्ट नहीं हो रहा ड्राइंग से। ऑटो में सर। क्या ड्राइंग हमें बता रहा है कि हमारा जो ये सर्किट है इस सर्किट में पावर सप्लाई किस कंडीशन में फ्लो होगा? सर तो सर ऑटो है मैनुअल है सर, कैसा सर? सर मैनुअल में। अच्छा, ऑटो में अभी आएगा, का ऑटो टाइम में। पे एक चीज देखिए, दो चीज देखिए। यहाँ पर एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है, यहाँ पे ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है। क्या यहाँ पे दो ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल किया गया है? यस सर। जी सर, क्या क्या सर? नहीं सर, कॉन्टैक्ट है उसका सर। एक ही है। देखिए यहाँ पर एक ही ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल किया गया है, दोनों क्या है, एक ही है। लेकिन कौन से कंडीशन में किस सर्किट से पावर फ्लो होगा वो चीज यहाँ पे बताया गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से सर्किट में कब पावर फ्लो होगा? तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, आपको इतना बेसिक चीज कोई नहीं बताएगा, छोटा छोटा चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। अभी आप देखिए इस सर्किट में, अभी यहां पर देखिए, फोकस करिए। इस सर्किट में आप देखोगे यहां पर पहला ऑटो, फिर ऑफ, फिर मैनुअल, 3 चीज लिखा हुआ है, पहला ऑटो, ऑफ, फिर मैनुअल। तो अभी देखोगे यहां पे डॉट 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 लाइन जो बना हुआ है इसमें एक बॉक्स बना है ना, यहां पर बॉक्स दिख रहा है ये वाला। जी जी सर, ठीक है। ये जो बॉक्स है किस लाइन पर है? मैनुअल वाले पे ना। जी सर। यस सर। तीसरा वाले पे, तीसरा क्या है, मैनुअल है। मतलब कि इस सर्किट से पावर किस कंडीशन में फ्लो होगा? मैनुअल पे रहेगा कंडीशन तब। में सर्किट में पावर फ्लो होगा, ठीक है। और इस सर्किट में कब पावर फ्लो होगा? ऑटो कंडीशन में। ऑटो पे। ऑटो में। मालूम चल गया आपको? यहाँ पे बॉक्स जो बना हुआ है ऑटो पे बना हुआ है, मतलब इस सर्किट में पावर फ्लो करवाना है तो हमें सेलेक्टर स्विच को ऑटो पे रखना पड़ेगा। और अगर हम इस सर्किट से पावर फ्लो करवाना चाहते हैं तो हमें मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। आया समझ में? जी सर। बढ़िया, जी सर। समझ में आ गया सर, आ गया। क्लास कैसा लग रहा है? मस्त है सर। बात अगर ऑटो में ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, क्या चीज? ये जो ऑटो में जो बॉक्स बनाया है ऊपर, वो लाइन नीचे में ऑटो अगर रखता तब ना कन्फर्म होता, नीचे रहता जैसे मैनुअल में किया। आप ये क्या है, पोजीशन बताया गया है, किस पोजीशन पे आपका पावर सप्लाई इस सर्किट में फ्लो होगा। तो यहाँ पे मैनुअल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लाइन है ये बताएगा ऑटो, ये बताएगा ऑफ, ये बताएगा मैनुअल। तो अभी जो है तीसरा नंबर का मैनुअल है, तो मैनुअल लाइन को ये डिनोट कर रहा है, पावर फ्लो करना नहीं दिखा रहा है।
ये बता रहे कि किस कंडीशन में पावर फ्लो होगा। तो अभी का टाइम पे बॉक्स जो बना हुआ है वो मैनुअल पे बना हुआ है, मतलब मैनुअल कंडीशन में इस सर्किट से पावर फ्लो होगा, जो वायरिंग किया गया उसके अकॉर्डिंग। और इस सर्किट में ऑटो के सामने बॉक्स बना हुआ है, तो ऑटो कंडीशन में ही पावर इधर फ्लो होगा। ये ऊपर नीचे ये चेंज नहीं हो जाएगा कि अब यहाँ पे जो है ऑटो के नीचे लिख दोगे, मैनुअल के ऊपर उल्टा सीधा नहीं कर सकते हो। आपका सेलेक्टर स्विच जो है एक ही जैसा रहेगा, तो इधर जिस टाइप से लिखा हुआ उसी टाइप से यहाँ लिखा रहेगा। लेकिन आपका सेलेक्टर स्विच किस सिलेक्शन पे किए हो, तो यहाँ पे बोला गया कि ऑटो सेलेक्ट करोगे तब इसमें फ्लो होगा। क्लियर? ओके ओके सर। ठीक है, चलिए। तो अभी आपने एक चीज देखे कि यहाँ पे हमारा जो पंप है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है, किसके थ्रू चालू हो रहा है? तो अभी का टाइम पे टाइमर लगा हुआ है, टाइमर के थ्रू यहाँ पर हमारा जो उसको हटा दो, अभी का टाइम पे टाइमर लगा हुआ है, उस टाइमर के थ्रू यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होके इस कॉन्टेक्टर को जा रहा है और इसके वजह से ये चालू हो रहा है। क्लियर? अब क्या यहाँ पे पंप नंबर 1 जो है, उस पंप नंबर 1 को मैं चालू करता हूं। अभी एक चीज समझिए, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पे रख दिया और मैंने पंप 1 को उसको मैंने ऑन कर दिया। क्या यहाँ पे पंप जो है मेरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा? क्या नहीं सर, नहीं होगा? हो जाएगा सर, क्या लगता है हो जाएगा? हो जाएगा सर। देखिए सर अभी कैसे देखिए, ऐसा आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो, लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो टाइमर नंबर 2 था, ये किसमें था? हो जाएगा सर, हो फैन जाएगा। नंबर 2 के सर्किट में था। और टाइमर, अब इसमें अंदाजा लगा सकते हो ना, टाइमर नंबर 1 जो हो गया किस में होगा? फैन 1 के सर्किट में। तो फैन 1 को अगर मैं चालू करूं तो ये क्या होगा? टाइमर भी तो ऑपरेट होगा। अगर मैं इस कंट्रोल सर्किट, अभी क्या मैं कंट्रोल सर्किट पढ़ाया नहीं आपको, अगर आप कंट्रोल सर्किट को देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यार ये जो टाइमर है, ये टाइमर तो हमेशा काम करेगा ना। क्या इस रिले का ट्रिप ऑपरेट होने का वेट करेगा टाइमर ऑपरेट होने के लिए, कि हर टाइम पे ऑपरेट होगा? ये टाइमर हर टाइम पे ऑपरेट होगा। जब भी आपका ये फैन चालू होगा तो उस समय इसी सर्किट से पावर सप्लाई इसमें भी आ जाएगा, और इसमें पावर सप्लाई यदि आता है तो इस कंडीशन में इसका कॉन्टेक्ट चेंज होगा, और कॉन्टेक्ट यदि चेंज होता है तो यहां पर हमारा जो ये टाइमर का कॉन्टेक्ट है वो चेंज होगा। इसके चेंज होने से पावर सप्लाई आगे फ्लो हो सकता है, लेकिन कब फ्लो होगा? जब यहाँ पे ऑटो का सिलेक्शन होगा। तो यदि आप ऑटो का सिलेक्शन करके रखोगे तो यहां से पावर सप्लाई फ्लो होके इसको चालू कर देगा। क्लियर? जी सर। ठीक है, चलिए। अभी क्या मैं आपको थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग के तरीके से बता रहा था कि कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं आपको ड्राइंग पढ़ना बताता हूँ। ठीक है, ये जो तरीका है मैं आपको ड्राइंग वाले क्लास में, जो हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है 8 जनवरी से, मतलब कि परसों से जो लाइव क्लास स्टार्ट होगा, उसमें मैं आपको इस टाइप से एक्सप्लेनेशन दूंगा। बस थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा था कि किस लेवल पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी जैसे अभी मैं क्या आपको ट्रबल शूटिंग सिखा रहा हूँ। अभी ड्राइंग पढ़ना नहीं आ रहा तो ट्रबल शूटिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, लेकिन जब आप ड्राइंग पढ़ना सीख लोगे तो ट्रबल शूटिंग भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, बहुत ईजी तरीके से अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमारा पावर सर्किट डायग्राम है। पावर सर्किट डायग्राम ऑलरेडी मैंने बता दिया, बहुत ईजी, आप पढ़ सकते हो। आप देख रहे हो कि जो हमारा 3 फेज का पावर सप्लाई है उससे फ्यूज को पावर गया है, फ्यूज से पावर सप्लाई कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर से पावर सप्लाई ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले से मोटर को चला गया। सिंपल सा सर्किट है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब नीचे आते हैं, नीचे में यहाँ पर हमारा पेज नंबर 1 जो है, इस पेज नंबर 1 में यहाँ पर एयर फैन के लिए कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाया गया है। कौन से एयर फैन के लिए? तो बोला गया है कि फैन नंबर 1 जो है उसके लिए पूरा कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाया गया है। अब इस कंट्रोल सर्किट डायग्राम को हम पढ़ते हैं। तो अभी के टाइम पे हमारा यहाँ पे एक पावर सप्लाई आ रहा है 230 वोल्ट का। 230 वोल्ट का फेज सप्लाई यहाँ पर है। उस फेज सप्लाई से पावर सप्लाई फ्यूज में जा रहा है। फ्यूज से पावर सप्लाई एक नीचे गया, नीचे में यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। ये सिंबल किसका हो गया? ओवरलोड रिले। इस टाइप का सिंबल यदि आप देखो तो समझ लो कि ये हमारा क्या है? ओवरलोड रिले है। ठीक है, ओवरलोड रिले का यहाँ पे कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया गया है। अब इस ओवरलोड रिले का यहाँ पर क्या यूज हुआ है? एनओ की एनसी इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि अगर मेरा यहाँ पे पावर सप्लाई अवेलेबल रहता है तो वो पावर सप्लाई यहाँ से आगे चला जाएगा। ये एनसी है तो पावर सप्लाई आगे जाने देगा। अब पावर सप्लाई यहाँ पर स्टॉप पुश बटन में आ गया। स्टॉप पुश बटन पावर सप्लाई आगे जाने देगा कि रोक के रखेगा? जाने देगा। जाने देगा। पावर सप्लाई आगे जाने देगा, क्योंकि जो हमारा स्टॉप पुश बटन होता है नॉर्मल कंडीशन में एनसी होता है। ठीक है, एनसी कॉन्टेक्ट होता है, तो एनसी कॉन्टेक्ट के वजह से पावर सप्लाई आगे जाएगा। लेकिन हम अंदाजा नहीं मारेंगे एनसी है कि एनओ है। किसी किसी सर्किट में एनओ भी इस्तेमाल हो सकता है। मैं चाहूं तो स्टॉप के लिए एनओ कॉन्टेक्ट भी इस्तेमाल करके मोटर को बंद करवा सकता हूं। ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि स्टॉप जो है हमेशा एनसी ही होता है, एनओ भी हो सकता है। आपको देखना है कि ड्राइंग में क्या बोला गया। यहाँ पे सिंबल जो है ये क्या है? एनसी वाली है। तो एनसी से पावर सप्लाई हमारा आगे फ्लो हो जाएगा। अब पावर सप्लाई जो है मेरा यहाँ पर आया, क्या इससे आगे पावर जाएगा? क्या नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अभी ये क्या है? एनओ है। एनओ कंडीशन में पावर सप्लाई आगे जा नहीं सकता है।
अब ये पावर सप्लाई जो है यहीं से इधर भी तो जाएगा, इस जगह पर, इस जगह से आगे जा सकता है क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये भी नहीं एनो जाएगा। है। चलिए इस जगह से पावर सप्लाई इधर भी जा रहा है, यहाँ भी एनो है, तो क्या इस सर्किट में पावर गया? नहीं गया, नहीं सर। मतलब कि नीचे का सर्किट जो है ये वाला पूरा सर्किट, इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं है, बाकी ऊपर जो है सभी में पावर सप्लाई अवेलेबल है। अब मैंने यहाँ पर इसको, ये जो यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन है, ठीक है, ये स्टार्ट पुश बटन जो है इसको प्रेस कर दिया। तो इसको प्रेस करते क्या होगा, इसको जब मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे पावर सप्लाई जो था वो आगे बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। और आगे जाएगा तो यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट है, तो एनसी कॉन्टेक्ट क्या करेगा, पावर आगे जाने देगा। पावर आगे गया तो इस कॉन्टेक्टर को चला गया, और न्यूट्रल सप्लाई तो इसको डायरेक्ट मिल रहा है, फेज सप्लाई इधर से मिल गया, मतलब कॉन्टेक्टर चालू। जी सर, अब इस कॉन्टेक्टर के चालू होने के वजह से इसके साथ में जितने भी एनओ एनसी कॉन्टेक्ट होंगे सब के सब चेंज होंगे ना। जी सर, इस ड्राइंग में आप देखोगे टोटल यहाँ पर 2 एनओ 2 एनसी इस्तेमाल किया गया है, टोटल 4 कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया गया है, 4 जगह पे कुछ चेंजेस आने वाले हैं। उसके वजह से सर्किट में क्या होने वाला है अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला चीज, इस कॉन्टेक्टर में जब पावर सप्लाई आया, ये चालू हुआ, तो चालू होती 13F लोकेशन जो है, उस लोकेशन पर एक कॉन्टेक्ट चेंज होगा। कौन सा कॉन्टेक्ट? तो 13 और 14 नंबर का जो टर्मिनल है, आपके कॉन्टेक्टर के ऊपर में नंबर लिखा होता है ना। जी सर, लिखा रहता है सर। आपका कॉन्टेक्टर जो है उस पर नंबर लिखा होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे 13 और 14 लिखा हुआ है, तो 13 और 14 जो है वो हमारा एनो कॉन्टेक्ट होता है। इसके बगल में 21 22 एनसी कॉन्टेक्ट। अब इसके ऊपर ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगा देंगे तो उसका भी तो नंबर होगा, जी सर, ठीक है। तो आपका ड्राइंग जो होता है अगर वो प्रॉपर तरीके से बनाया गया तो कॉन्टेक्ट नंबर भी डाला जाता है कि कौन सा कॉन्टेक्ट नंबर का कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। चलिए मैं एक चीज पूछता हूँ कि मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर ड्राइंग में लिखा हुआ है कि वहां पर आपका जो 51 और 52 नंबर का कॉन्टेक्ट इस्तेमाल हुआ है, क्या ये यहाँ पर एनो है कि एनसी है? एनसी है सर, एनसी। एनसी पक्का? पक्का सर, पक्का। चलिए बढ़िया, ये एनसी कॉन्टेक्ट है। अब मुझे कैसे पता चला एनसी है? तो आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होता है उसका आखिरी डिजिट यदि 1 और 2 है तो वो क्या है, एनसी, और लास्ट डिजिट यदि 3 और 4 है तो वो हमारा एनो कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे मैंने क्या बोला था, 51 और 52, तो लास्ट डिजिट 1 2 है मतलब एनसी, और यदि 53 और 54 होता तो वो एनो कॉन्टेक्ट हो जाता, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर जो है उसी कॉन्टेक्ट नंबर का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी के टाइम पर हमारे ड्राइंग में यहाँ पर 13 और 14 इस्तेमाल हुआ है, मतलब एनो कॉन्टेक्ट। एनो कॉन्टेक्ट कहाँ पर? तो पेज नंबर 1 3F लोकेशन। चलिए पेज नंबर 1 तो यही है, 3F लोकेशन पे जाएंगे तो 3 और F इनको मैच करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक एनो कॉन्टेक्ट मिल गया। ये एनो कॉन्टेक्ट क्या होगा, इसके चालू होते ही बंद हो जाएगा। बंद, क्लोज हो जाएगा, होल्डिंग क्लोज होल्डिंग है। तो क्लोज होने से क्या हुआ, यहाँ से पावर सप्लाई अब फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ना। जी सर, हो जाएगा सर। अगर होल्डिंग आप लग जाएगा। आपने इसको प्रेस किए, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो किया, इसको चालू किया, इसके चालू होते ही क्या हुआ, ये एनो कॉन्टेक्ट क्लोज हुआ, जिसकी वजह से पावर सप्लाई अब इधर से भी आ गया और ये पावर सप्लाई इसी के साथ मिल गया। तो अभी का टाइम पे ये कॉन्टेक्टर चालू हुआ, इसके वजह से ये क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद यहाँ पर ये सर्किट चालू। अब मैंने इसको रिलीज कर दिया, क्या ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं बंद होगा सर। नहीं नहीं होगा, सर, होल्ड क्योंकि आप देख रहे हो कि इस कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट क्लोज हो गया, जिसकी वजह से पावर सप्लाई इधर से आ रहा है, तो इसका पावर तो कट ही नहीं हुआ, कट नहीं हुआ तो बंद ही नहीं होगा, तो पावर सप्लाई अब इधर से आ रहा है। अब ये पावर सप्लाई आया, इसके अलावा और भी एनो एनसी कॉन्टेक्ट है, उसको बाद में समझेंगे। अभी ये कॉन्टेक्टर चालू और होल्डिंग सर्किट भी यहाँ पे लग चुका है। अब पावर सप्लाई जो है यहाँ पे आया, तो ये पावर सप्लाई जो है इस सर्किट में भी तो जाएगा, ये एनसी है तो जाएगा, जी सर, टाइमर जाएगा में भी चला सर, अभी चालू हो गया, जाएगा। और ये पावर सप्लाई यहाँ पर और यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो अभी का टाइम पे मेरा टाइमर जो है, इस टाइमर के कोयल में भी पावर आ गया, टाइमर अब काउंटिंग चालू कर देगा ना। जी सर, अब मैंने बोल दिया कि टाइमर में यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम सेट किया गया है, तो फिर क्या होगा 10 सेकंड के बाद? चेंज होगा सर। कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगी। Contact 10 सेकंड बाद टाइमर अपना कॉन्टेक्ट चेंज करे। ठीक है, मतलब 10 सेकंड के बाद टाइमर कॉन्टेक्ट चेंज होगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि 10 सेकंड के बाद अगर कॉन्टेक्ट चेंज होता है तो क्या होगा, एनो एनसी हो जाएगा, एनसी एनो हो जाएगा। अरे ये तो सब मैंने बताया। अगर वो एनो एनसी जो है क्लोज चेंज हो जाता है तो चेंज होने की वजह से इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, सर इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसका कांटेक्ट कहाँ है? मैंने अभी थोड़ी देर T1 पहले का? एक्सप्लेनेशन तो दिया ना आप लोग को। जी सर, दिए नहीं सर। नहीं, सबका K1 K2 दिख रहा है, T1 नहीं दिख रहा, K1 ये दिख रहा है, वो OL दिख रहा है। चलिए मैं उठा दिया थोड़ा सा। अभी के टाइम पे इस टाइमर का टाइम कंप्लीट हुआ, ये कॉन्टेक्ट जो है चेंज हो गया। इसके वजह से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ड्राइंग एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने कुछ चीज बताया था क्या होगा इस टाइमर के वजह से। कॉन्ट्रैक्टर K2 है, उस पे तो लगा है थ्री भी चालू, फैन थ्री भी चालू होगा सर, फैन अगर 3 ऑटो में नहीं है, रहे। पंप है वो,
पंप नंबर है सर, तीसरा पंप। जो है वो पंप नंबर तीसरा चालू होगा। कब चालू होगा वो? अगर वो मेरा ऑटो में होगा वहां पर सर। सेलेक्टर स्विच जो है वो किस में रहेगा? ऑटो में में। रहेगा। ऑटो में रहेगा तो ऑटो। ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अब इस चीज को अंदाजे में क्यों बोला, चलिए चेक कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि जब मैंने इसको चालू किया स्टार्ट पुश बटन से, तो ये तो चालू हुआ, इसके साथ साथ टाइमर चालू हुआ, टाइमर का काउंटिंग चला, काउंटिंग कंप्लीट होते ये कॉन्टेक्ट चेंज किया। चेंज करने से क्या हो रहा है अगर मुझे पता करना है तो इस लोकेशन पे जाऊंगा 3-4G, पेज नंबर 3-4G लोकेशन। तो पेज नंबर 3 पे चलते हैं, यहाँ पर पेज नंबर 2 और इसके नीचे 3 और 4G लोकेशन यदि देखना चाहे तो 4 और G यहाँ पर, इन दोनों का कांटेक्ट यहाँ पर आया। इस जगह पे T1 टाइमर है और यहाँ पे टाइमर हमारा कौन सा है? T1 है। तो T1 टाइमर का यहाँ पर एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया गया है और इस एनो कॉन्टेक्ट के जरिए पावर सप्लाई इस कॉन्टेक्टर को दिया गया है और इस एनो कॉन्टेक्ट का जो कॉमन है उसको पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है? सेलेक्टर स्विच से सेलेक्टर सर। स्विच से। तो ये जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच से पावर आएगा। अब पावर सप्लाई कब आएगा? मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ऑटो कंडीशन में पावर आएगा। तो अभी के टाइम पे ये जो सर्किट है इसमें ये तो क्लोज रहेगा ना, और अभी के टाइम पे मैंने इसको मैनुअल पे रखा हूं। तो क्या मेरा फैन नंबर 1 को चालू करते ही क्या ये यहाँ पर चालू हो जाएगा? हो जाएगा सर। नहीं सर, स्टार्ट बटन है उसके बीच में अभी। ठीक है, इस जगह पे सिलेक्ट किया हूं तो क्या होगा? यहाँ पे सेलेक्ट करने से क्या हुआ? ये सर्किट तो यहाँ तक पावर दे रहा है ना अभी, लेकिन जी सर। यहाँ पे एनो पुश बटन है, कौन सा? स्टार्ट पुश बटन। इसको प्रेस करूंगा तभी पावर आगे जाएगा। और इस सर्किट में जी पावर सर। सप्लाई यह तो यहाँ तक जा रहा है, इस जगह पे पावर आएगा क्या? नहीं आएगा सर, ऑटो में रहेगा तो आएगा सर। मैनुअल सेलेक्ट करने पर नहीं आएगा। कब आएगा? जब मैं इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पे सेलेक्ट करता हूं तो पावर सप्लाई यहां से इस जगह पर आ गया है। अब टाइमर का यदि कॉन्टेक्ट चेंज होता है, अभी क्या मान लीजिए टाइमर ऑपरेट नहीं हुआ तो पावर सप्लाई यहां तक रहेगा, 16 नंबर पिन पे, 18 पे नहीं रहेगा। लेकिन टाइमर का टाइम कंप्लीट होते क्या हुआ? पावर सप्लाई जो यहां पे था वो पावर सप्लाई अब इधर देना स्टार्ट कर देगा और इसके वजह से पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए इसको मिल गया ना, जी सर। और ये चालू। और इसके वजह से K3 है, K3 मैंने बताया कि पंप जो है हमारा वो पंप चालू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो पंप यहाँ पे हमारा चालू हो जाएगा ना। जी सर। जी सर, चालू हो जाएगा। जी सर। चलिए बढ़िया। तो इतना चीज आपने समझ लिया कि यहाँ पर हमारा जो फैन नंबर 1 है उसको अगर मैं चालू करता हूं तो उसको चालू करने के बाद हमारा यदि सेलेक्टर स्विच यहाँ पे जो लगा हुआ है वो ऑटो में रहता है तो फैन ऑटोमेटिकली चालू, पंप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अगर मैनुअल पे तो ऑटोमेटिक चालू नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ से पावर सप्लाई इस सर्किट में गया। अब यहाँ पर ये जो है ये कब चालू होगा ये भी देखते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, ये चालू हुआ, इसके वजह से ये मतलब ये टाइमर भी चालू हो गया। इसके अलावा यहां पर इस वाले कॉन्टेक्ट में पावर सप्लाई जाने के लिए K3 का इस्तेमाल किया गया ना। जी सर। ठीक है, जी सर। तो K3 का यहां पे कॉन्टेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अब ये K3 कब क्लोज होगा? तो इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, इस यहाँ पे पेज नंबर 3 2J लोकेशन पे जाओगे। तो पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 यही है, 2J लोकेशन, यहाँ पर 2 और J नंबर लोकेशन। तो ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है K3 है, तो इसके चालू होते ही क्या होगा? यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा ना, Sir, I have a doubt in the और इसके auto क्लोज manual होते ही ये चालू हो गया, ये चालू हो जाएगा ना। जी सर, चालू। जी सर। मतलब कि अभी के टाइम पे इतना ड्राइंग पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि जब मैं यहाँ पर इस सेलेक्टर स्विच को, यहाँ पे जो मेरा सेलेक्टर स्विच है इसको ऑटो पे रखता हूँ और उस कंडीशन में ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करता हूँ तो फैन नंबर 1 मेरा चालू हो जाएगा। फैन नंबर 1 चालू होते ही यहाँ पर एक टाइमर चालू हो जाएगा, टाइमर का काउंटिंग चलेगा। टाइमर का काउंटिंग कंप्लीट होते ही यहाँ पे हमारा पंप जो है वो पंप चालू हो जाएगा। पंप के चालू होते ही इसी का एक एनो कॉन्टेक्ट जो है उस एनो कॉन्टेक्ट को यहाँ पर यूज किया गया है। उस एनो कॉन्टेक्ट के वजह से यहां पर ये रिले जो है चालू हो जाएगा। अब ये रिले यदि चालू होता है तो इसके वजह से इसका यहां पे एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल हुआ, ये होल्ड हो गया, ये होल्ड तो कर दिया। इसके अलावा इसमें एक और कॉन्टेक्ट यहां पे इस्तेमाल हुआ है। इसमें टोटल 3 एनो 1 एनसी है, जिसमें से अभी के टाइम पे एक एनसी जो है उस एनसी को यहां पर यूज किया गया है। उस एनसी एनो तो यहां पे होल्डिंग के लिए हो गया, एनसी कहां यूज किया गया है? इस रिले के चालू होने की वजह से क्या काम करवाया जा रहा है उसको देखते हैं। तो उसके लिए 13H लोकेशन पे जाना पड़ेगा। 13H लोकेशन जो है पेज नंबर 1 और 3H, 3 और H के नीचे जाएंगे, यहां पर इस जगह पर आएंगे तो यहां पर NC इस्तेमाल हुआ है। तो इस टाइम इस रिले के ऑपरेट होते ही ये टाइमर क्या होगा? बंद हो जाएगा सर। बंद हो जाएगा। अभी के टाइम पे आपने एक चीज देखी कि ये टाइमर जो है इस टाइमर के चालू होने के वजह से हमारा यहां पर पंप नंबर 3 चालू हुआ और पंप नंबर 3 के चालू होते ही इसी के वजह से पंप नंबर 3 के वजह से यहां पर एक रिले चालू हुआ और इस रिले के वजह से इस टाइमर को बंद कर दिए। क्या यहां पर मेरा पंप नंबर 3 बंद हो जाएगा? अब
नहीं नो सर कैसे बोल रहे हो कि नहीं होल्डिंग बंद होगा? सर्किट क्या सोच के बोले आपने? इट हैज होल्डिंग सर्किट K3 का होल्डिंग सर्किट एंड वो होल्डिंग सर्किट है, बिल्कुल भाई। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्टेक्टर है K3, इसका एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया गया है। ये एनो कॉन्टेक्ट क्लोज भी तो हो जाएगा जैसे ही ये चालू होता है। तो इसके चालू तो ये क्लोज हुआ तो पावर सप्लाई इसको इधर से मिलना चालू हो गया ना। तो क्या अब सेलेक्टर स्विच कोई काम का रहा? अब क्या यहाँ पे सेलेक्टर स्विच किसी काम का रहा अगर मेरा यहाँ पे होल्डिंग सर्किट लग गया तो? नहीं रहा नहीं रहा, क्योंकि इसके ऊपर से पावर सप्लाई दे रहे हैं सेलेक्टर स्विच के ऊपर से। सेलेक्टर स्विच आपका ऑटो में हो मैनुअल में हो, जब ये चालू होगा तो ये दोनों को बाईपास करके पावर सप्लाई डायरेक्ट दे देगा। क्लियर? मतलब कि इसके चालू होने के बाद, पंप के चालू होने के बाद टाइमर की पावर को कट करने के लिए इसका एक एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया गया, उसके जरिए रिले को चालू करवा रहे हैं, उस रिले को यहाँ पे होल्ड करवा दे रहे हैं और होल्डिंग की वजह से यहाँ पर टाइमर जो है हमारा ये कट जा रहा है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर इसके चालू होने से ये क्या हुआ, इस रिले का पावर कट गया। इसके कटने की वजह से यहाँ पर इसी का कॉन्टेक्ट इस्तेमाल हुआ ना, तो ये कॉन्टेक्ट क्या होगा, इसके ऑफ होने से ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ये बंद हुआ फिर ये चालू हो जाता, तो इसी के ये हमेशा चालू का चालू रहे और ये बंद रहे, इसके लिए यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बना दिया गया। तो इतना सर्किट समझ में आया क्या? जी सर। ठीक है। तो अभी के टाइम पे हमें ये मालूम चल गया फैन नंबर 1 जो है उसको चालू करने के लिए स्टार्ट बटन दिया गया, उसको प्रेस करने से हमारा फैन नंबर 1 चालू हो जाएगा। उसके साथ साथ में एक टाइमर चालू होगा, टाइमर जो है ऑन डिले है। ऑन डिले टाइमर जो होता है वो क्या करता है, पावर मिलता है काउंटिंग करता है, काउंटिंग कंप्लीट करने के बाद उसके कॉन्टेक्ट को चेंज करेगा और कॉन्टेक्ट जैसे ही चेंज होता है तो कॉन्टेक्ट चेंज होते ही उसके वजह से हमारा जो पंप नंबर 3 है उसको चालू किया जा रहा है। और पंप नंबर 3 जैसे ही चालू होता है तो हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि एक रिले है वो रिले चालू होगा और उस रिले की वजह से टाइमर का पावर जो है उसको कट कर देंगे। और टाइमर के कट होने के बाद भी यहां पर पंप नंबर 1 सॉरी फैन नंबर 1 और पंप जो है हमारा चालू का चालू रहेगा। क्लियर? अब इसके बाद हमारा जो यहाँ पे फैन नंबर 1 जो है उसके सर्किट में इस जगह पर एक एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल हुआ, इसके जरिए फैन ट्रिप का कनेक्शन किया गया है। और ये एनो कॉन्टेक्ट जो है किससे आया है, तो मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ये एनो कॉन्टेक्ट इस रिले के ऑपरेट होने पे ये क्लोज होगा, क्लोज होने से लाइट जलेगा। और ये कब ऑपरेट होगा, जब ओवरलोड रिले ट्रिप होता है। जब मेरा ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो ये ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने से क्या हुआ, यहाँ से ये पावर सर्किट तो कट गया, लेकिन ये जो एनो कॉन्टेक्ट है ये क्लोज हो जाएगा। इसके क्लोज होने से ये रिले चालू हुआ, रिले चालू होने से क्या होगा, इसके चालू होने से ये क्लोज, ये क्लोज होने से लाइट चालू। इसके अलावा इसके चालू होने से क्या होगा, माइक बंद रखिए आप लोग, जब बोलना हो तब जब बोलिए। ठीक है, अभी का टाइम पर यहाँ पर हमारा जो ये रिले चालू हुआ, तो इस रिले के चालू होने से और क्या चीज हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस रिले के ऑपरेट होने से और क्या चीज हो सकता है, छोटा सा ड्राइंग है, इतना तो याद रहना चाहिए आप। यहाँ पर इस फैन 2 स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये रिले जब ऑपरेट होगा तो फैन 2 चालू हो जाएगा। इस रिले का एनो कॉन्टेक्ट जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है फैन 2 में, तो ये जो हमारा फैन 2 है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखोगे, फैन 2 जब चालू होगा तो इसका यहाँ पर एनसी कॉन्टेक्ट जो है एक पेज नंबर 1 में इस्तेमाल किया गया है, पेज नंबर 1 2H लोकेशन। इस लोकेशन पे यदि हम जाए तो यहाँ पर फैन 2 का एनसी कॉन्टेक्ट इस्तेमाल हुआ है। मतलब कि अगर फैन 2 चालू है तो क्या मैं फैन 1 को चालू कर सकता हूँ? नहीं सर, होल्डिंग लगा दो। नहीं कर सकते हैं। इंटरलॉकिंग, चलिए बढ़िया। इंटरलॉकिंग। अब फैन 1 जो है इसको मैंने चालू कर दिया, तो ये अगर चालू कंडीशन में है तो इसके वजह से क्या यहाँ पर फैन 2 हमारा चालू हो सकता है? नहीं सर, नहीं इंटरलॉकिंग हो कर सकता दिया है, गया। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे K1 का इंटरलॉकिंग दिया गया है फैन 2 के सर्किट में, और फैन 1 के सर्किट में K2 का इंटरलॉकिंग दिया गया है। मतलब कि दोनों फैन में से एक ही फैन एक टाइम पे चलेगा। तो इस ड्राइंग को देख के आपने कभी एयर फैन को देखे नहीं कि एयर फैन कैसा है, कूलिंग टावर कैसे काम कर रहा है, लेकिन केवल ड्राइंग देख के आपको ये मालूम चल गया कि जो हमारा 2 फैन है उन दोनों फैन में से एक ही फैन एक टाइम पे चलेगा। और दोनों फैन में से यदि एक फैन कोई ट्रिप होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा फैन जो है चालू हो जाएगा। इसके अलावा हम ये भी देखें कि जो हमारा ड्राइंग है उस ड्राइंग में बताया गया है कि अगर आपका सेलेक्टर स्विच ऑटो कंडीशन में रहता है तो आप चाहो फैन नंबर 1 को चालू करो या फिर फैन नंबर 2 को चालू करो, उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली आपका पंप जो है चालू हो जाएगा। कब चालू होगा, जब सेलेक्टर स्विच को ऑटो पे रखते हो। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? क्लियर सर। क्लियर है ना? इसके अलावा देखिए और भी है इसमें। अब यहां पर हमारा फैन नंबर 1 का सर्किट जो है, इसमें देखोगे यहां पर 2 इंडिकेशन लाइट ग्लो करवाई जा रहा है। ये इंडिकेशन लाइट किससे ग्लो हो रहा है, तो आप देखोगे K1 से। तो K1 कौन सा है, मेन कॉन्टेक्टर। इस मेन कॉन्टेक्टर का एनसी यहां पे इस्तेमाल हुआ है ऑफ के लिए, और एनो जो है ऑन के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्लियर? अब ये जो ड्राइंग है सेम टू सेम, फैन नंबर 1 जो ड्राइंग है उसी के जैसे पूरा सेम टू सेम बनाया गया है, केवल कॉन्टेक्ट का नाम चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे इंटरलॉकिंग फैन नंबर 1 पे K2 का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे K1 का। इस जगह पे इंटर होल्डिंग जो है K2 का दिया हुआ है, इस वाले में ड्राइंग में देखोगे तो यहाँ पे K1 का मिलेगा। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे सर्किट जो है ये सेम टू सेम है, तो इसको हम पढ़ते नहीं, इसको स्किप करते हैं, नीचे चलते हैं। अब नीचे यदि हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा पंप जो है उसको चालू करने का दिया हुआ है। तो पहला पंप जो है इसको चालू करने का एक तरीका तो हमने देख लिया कि ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अगर मैनुअली चालू करें तो इस सेलेक्टर स्विच को हम मैनुअल पे करेंगे। मैनुअल पे करने के बाद स्टार पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर चालू, और इसके चालू होने से इसका होल्डिंग सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है ये क्लोज होगा, इसके वजह से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो के इसको चालू कर देगा। क्लियर? क्लियर है क्या? जी सर। ठीक है, क्लियर सर। बढ़िया। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो ये फैन है, इस फैन के सर्किट में यहाँ पे ओवरलोड रिले इस्तेमाल हुआ है। ये ओवरलोड रिले यदि ऑपरेट होता है तो ये सर्किट यहाँ पे बंद, और ये जो क्या बोलते हैं, ये रिले ऑपरेट होगा। अब इस रिले के ऑपरेट होने से क्या होगा, तो यहाँ पे देखोगे 36B, पेज नंबर 36B लोकेशन पे इसका कॉन्टेक्ट इस्तेमाल हुआ K3A का। K3A के जरिए यहाँ पे पंप ट्रिप का इंडिकेशन लाइट ग्लो हो जाएगा। इसके अलावा पेज नंबर 4C लोकेशन पे भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तो पेज नंबर 4 पे यदि आप जाओगे तो यहाँ पर अलार्म सर्किट बनाया गया है। तो यदि हमारा यहाँ पे पंप जो है ये यदि ट्रिप होता है तो यहाँ पे अलार्म सर्किट वाली जो ड्राइंग है उसमें हम देखेंगे कि जो यहाँ पर रिले K3A, इस रिले का यहाँ पर एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल हुआ है। एनो कॉन्टेक्ट से जरिए पावर सप्लाई फ्लो होगा, और ये पावर सप्लाई क्या होगा, डायरेक्ट इस हूटर में आ जाएगा ना। ये जो मेरा हूटर है इस हूटर में आ जाएगा ना, ये बताइए आ जाएगा ना। आपका जो यहाँ पर ये एनो कॉन्टेक्ट है ये यदि क्लोज होता है, किसके वजह से क्लोज होगा, जब हमारा ओवरलोड रिले जो है ट्रिप होता है। किसका ओवरलोड रिले? पंप का। पंप जो है वो पंप यदि हमारा ट्रिप होता है तो ये क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज होने से पावर सप्लाई आगे। अब ये पावर सप्लाई जो है देखिए, आप फेस सप्लाई डायरेक्ट आया है, तो अभी के टाइम पे जब बंद सब कुछ नॉर्मल रहता है तो प्लीज माइक बंद किया, आप लोग नॉइज करते हो थोड़ा सा। सर उसमें जो एनसी लगा हुआ है उसमें तो चेंज नहीं हो जाएगा? आते हैं 4K में आ रहे उस पे भी आ रहे। ठीक है, अभी आप एक चीज देखिए, यहाँ पर अभी मान लीजिए कोई भी ऑपरेट नहीं हुआ तो इस कंडीशन में क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ पे रहेगा। लेकिन अभी हमने देखे कि जो हमारा पंप जो है वो हमारा यहाँ पर ट्रिप हो गया। तो पंप के ट्रिप होने से हमने देखे कि एक रिले लगा था K3A करके, ये रिले हमारा ऑपरेट हो जाएगा। इसके ऑपरेट होने से ये कॉन्टेक्ट जो है क्लोज होगा। इसके क्लोज होने से क्या हुआ, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ये पावर सप्लाई इधर जाएगा, एनो कॉन्टेक्ट के आगे जा नहीं सकता। यहाँ पे आए, ये भी एनो कॉन्टेक्ट के आगे नहीं जा सकता। यही पावर सप्लाई अब ऊपर जाएगा यहाँ तक, और ये पावर सप्लाई ऊपर यहाँ तक जाएगा। और नीचे साइड आए तो यहाँ से पावर सप्लाई NC है तो NC से पावर सप्लाई नीचे चला जाएगा ना। अब नीचे गया, यहाँ पर एक डिवाइस में गया, यहाँ पर एक हूटर है, मतलब कि हूटर जो है अलार्म करना स्टार्ट कर देगा ना। मतलब कि पंप के ट्रिप करते ही आपका यहाँ पे हूटर बजना स्टार्ट कर दिया। अब हूटर जो है अलार्म करते रहेगा। अब क्या ये हूटर हमेशा अलार्म करेगा कि इसको बंद भी कर सकते हो आप? बंद कर सकते हैं सर। कैसे बंद करोगे? वो रीसेट पुश बटन दिया है सर। आपका यहाँ पर हूटर को रीसेट करने के लिए पुश बटन लगाया गया है, उस पुश बटन को प्रेस करके आप रीसेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि ये जो यहाँ पर पावर सप्लाई आया है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, पावर सप्लाई आया अभी के टाइम पे, ये हूटर चालू हुआ। अब ये पावर सप्लाई यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो प्रेस करते ही यहाँ पर ये रिले चालू होगा ना, और ये रिले कौन सा है, K4 है। तो K4 रिले यदि चालू होता है तो इसके वजह से ये होल्डिंग सर्किट बन जाएगा, तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ। और K4 का देखोगे यहाँ पर NC इस्तेमाल हुआ है, इस रिले का यहाँ पे NC इस्तेमाल हुआ है। तो इसके चालू होते ही क्या होगा, ओपन हो जाएगा ना। तो इसके ओपन होते ही यहाँ पे पावर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हूटर यहाँ पे हमारा ऑफ हो गया। हूटर हमारा यहाँ पे ऑफ हो गया, मतलब अलार्म जनरेट करना बंद। तो क्या मेरा मोटर में जो प्रॉब्लम आया था, ट्रिप हुआ था, वो सही हो गया? हो गया सर, सही हो जाएगा सर। सर सही तो हो गया, मगर फिर से मान लीजिए वो ट्रिप किया, ये तो चालू है ना, ये यहाँ पर रीसेट बटन दबाए, रीसेट बटन दबाते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या? नहीं सर, आपने बस हूटर, आपके पैनल में दिक्कत है, मतलब आप एक चीज समझिए, आपका जो कूलिंग टावर वाली जो फैन थी उसमें जो पंप लगाया गया था वो ट्रिप है। उसके ट्रिप होते ही आपको बताने के लिए आपने एक हूटर लगाया, वो हूटर बजना स्टार्ट हुआ। आपने सुन लिया कि हूटर बज रहा है, मतलब कि कुछ ट्रिप हुआ है। आपने क्या किया, जो हमारा यहाँ पर फैन है, इस फैन का ट्रिप इंडिकेशन लाइट देखिए, पंप वाला फैन, सॉरी पंप जो है उसका इंडिकेशन लाइट ग्लो कर रहा है, ट्रिप वाला। मतलब कि आप समझ लिए कि पंप नंबर 3 पंप जो है हमारा वो ट्रिप हो चुका है। अब हूटर बजते रहेगा तो आपका दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हूटर हम ज़्यादा देर बजा नहीं पाते, बहुत गंदा साउंड करता है। तो हूटर आपका बजते रहेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे।
तो उसको बंद करना पड़ता है, चुप करवाना पड़ता है कि भाई हाँ मुझे पता चल गया कि मोटर ट्रिप हो चुका है, अब तुम चुप हो जाओ, मैं चेक कर लूँगा। तो उसको चुप करवाने के लिए यहाँ पर एक रीसेट पुश बटन लगाया गया है। अब इस रीसेट पुश बटन का वायरिंग ऐसे किया गया है कि आप इसको प्रेस करोगे तो एक रिले चालू होगा। इस रिले का एक होल्डिंग इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से इसको छोड़ने के बाद भी ये चालू रहेगा, और इसके चालू होते ही इसका एनसी कॉन्टैक्ट हूटर के सर्किट में इस्तेमाल हुआ है, तो इसके चालू होने से ये एनसी कॉन्टैक्ट ओपन होगा, ओपन होने से हूटर यहाँ पे बंद हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। जी ठीक है, सर। तो हूटर यहाँ पे बंद हुआ, आपका प्रॉब्लम जो था वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर पहले मोटर को चेक करना पड़ेगा, आखिर वो ट्रिप क्यों हुआ। जब आप पूरा चेक कर लोगे, सब कुछ सही कर दोगे, उसके बाद इस ओवरलोड रिले को रीसेट करोगे। रीसेट करते ही क्या हुआ, ये यहाँ पर रिले ऑफ। इस रिले के ऑफ होते ही क्या यहाँ पर ये जो रिले ये भी बंद हो जाएगा कि चालू रहेगा? होल्डिंग सर्किट है यहाँ पर, बंद हो जाएगा। नो सर, इट वोंट ऑफ। ऑन रहेगा कि बंद हो जाएगा? रीसेट करने पे बंद हो ऑन जाएगा। ऑन रहेगा। इंस्टाग्राम वाले स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं बताइए? ऑन रहेगा, ठीक है। ये हमारा ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ होगा? क्योंकि यहाँ पर पावर सप्लाई, इस सर्किट में पावर सप्लाई कब आएगा? जब यहाँ पर हमारा कांटेक्ट जो है ये कांटेक्ट क्या होगा, क्लोज आता है। तो अभी के टाइम पे ये रीसेट कर दी तो ये क्या हो गया, ऑफ हो गया ना। तो ये तो ओपन हो गया, तो ओपन होने की वजह से पावर सप्लाई तो इस सर्किट में आ ही नहीं रहा है। अगर पावर सप्लाई नहीं आएगा तो ये चालू कैसे होगा, ये भी बंद हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा मुझे बताइए, ड्राइंग को देख के बताइए कि अब मेरा जो हूटर, ये हूटर और किस किस कंडीशन में ऑपरेट होगा। एक कंडीशन तो बता दिया पंप के लिए, और फैन ऑन फैन टू दोनों ट्रिप करेगा फिर भी हूटर बंद। आप देखोगे यहाँ पे दो और एनो कॉन्टैक्ट है, ये तीनों के तीनों पैरेलल है। मतलब कि ये हूटर जो है तीन तरीके से ऑपरेट हो सकता है, या तो आपका ये सर्किट चालू हो जाए, या तो ये तीनों में से कोई भी चालू होता है, हूटर यहाँ पे अलार्म करना स्टार्ट कर देगा। और ये हमने देखे कि पंप का इस्तेमाल हुआ है, तो हम लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पर 2A है 1A है, और ये सब किस में मिला था हमें, फैन नंबर 1 और फैन नंबर 2 में। फैन नंबर 1 पे हमें ये वाला कॉन्टैक्ट देखने को मिला था, फैन नंबर 2 में ये वाला। तो फैन नंबर 1 यदि ट्रिप होता है तो उस कंडीशन में ये क्लोज होगा और अलार्म बजना स्टार्ट होगा। फिर से आप यहाँ पर रीसेट बटन दबा के फैन नंबर 1 के सर्किट को चेक करोगे। इसी तरीके से अगर फैन नंबर 2 ट्रिप होता है तो ये क्लोज होगा, इसके वजह से हूटर बजेगा, और यहाँ से आप रीसेट करके उसको चेक कर सकते हो। आया समझ में? यस सर, ये समझ में। अब देखिए हेलो सर। हाँ जी सर कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा एनो क्लोज हुआ सर? एनो क्लोज कैसे हुआ, देखो ये आपको पता करना है तो आपको रिवर्स में जाना पड़ेगा। रिवर्स में कैसे? यहाँ पर कांटेक्ट जो है ये किसका है, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा K3A का। अभी आपने बोला, मैंने बोला क्या बोला, यहाँ से भी हो सकता है। तो इस जगह पे आइए, ये कांटेक्ट किसका है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या नाम लिखा हुआ है, K1A का। K1A कहाँ पर है, तो इसमें लोकेशन लिखा हुआ है 17J लोकेशन पे जाइए, वहाँ मिल जाएगा। आप इसमें आइए 17J, पेज नंबर 17J लोकेशन। तो ये हमारा क्या है, पेज नंबर 1 है, 7J लोकेशन देखेंगे तो 7 और J ये वाला हो गया। इसके नीचे आएंगे तो ये रिले, ये इस रिले का नाम क्या है, K1A, और यहाँ पे क्या था, K1A। अब ये रिले क्यों ऑपरेट हुआ है, तो इसके ऊपर देखेंगे ओवरलोड रिले का एनो लगा हुआ है। तो ओवरलोड रिले जब ट्रिप होगा तभी तो एनो कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, और इसके क्लोज होते ही पावर इसको मिला, इसको मिलते ही पावर सप्लाई यहाँ से क्लोज किया, क्लोज करते ही हूटर को बजा दिया। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास जो एक छोटा सा ड्राइंग था, इस ड्राइंग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लेनेशन करने का, ट्रबल शूटिंग करने का, अलग अलग फॉल्ट जनरेट करके मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ओनली, ठीक है, 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो अब बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको अपना जो लाइव क्लास है उसमें सिखाऊंगा। अगर आप इस तरीके से जो मैंने आपको आज एक्सप्लेनेशन किया, इसको मान लीजिए एक डेमो क्लास है। डेमो क्लास में मैंने आपको जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया, इससे और भी बेहतर तरीके से, और भी अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सिखाने वाला हूं। तो यदि आप सच में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को सीखना चाहते हो तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन सर्च करिए। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन यदि आप सर्च करोगे तो हमारा ऐप आएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसमें आप साइन अप करिएगा। साइन अप करने के बाद आप हमारे ऐप के अंदर आ जाओगे। ऐप के अंदर आने के बाद आपको जाना होगा पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे तो वहां पे आपको ये वाला कोर्स मिलेगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ने में एक्सपर्ट बने। इस कोर्स में यहाँ पे व्यू डिटेल मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे कोर्स को बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो कोर्स है, इस कोर्स का फीस केवल 2000 रुपये रखा गया है। 2000 रुपये में मैं आपको पूरा का पूरा 1 महीने तक लाइव क्लास के माध्यम से पूरा ट्रेनिंग देने वाला हूँ। मतलब कि रात को 8 बजे क्लास स्टार्ट होगा और ये क्लास डेली 9:30 बजे तक चलेगा, जिसमें मैं आपको हर एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना सिखाऊंगा। चाहे वो ड्राइंग आपका इंडिया का हो, आउट ऑफ इंडिया का हो, LT पैनल का हो, ST पैनल, AC ब्रेक का, BC ब्रेक का, कोई भी ड्राइंग आ जाए। बस ये समझिए कोई भी ड्राइंग आपके सामने आ गया, उस ड्राइंग को आप पढ़ना समझ जाओगे,
उस ड्राइंग को देख के ट्रबल शूटिंग आप कर लोगे, ड्राइंग देख के पूरा मशीन का वर्किंग बता दोगे। जैसे आज नहीं, जैसे आज जो ड्राइंग था, इस ड्राइंग को बिना देखे आपने पैनल को आपने देखे नहीं, मोटर को नहीं देखे, लेकिन आपने बता दी कि ड्राइंग जो बनाया गया वो उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारा पूरा सर्किट कैसे काम कराए। ये सब चीज़ यदि आप सीखना चाहते हो तो इस वाले क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए 2000 रुपये फीस रखा गया है, लेकिन अभी का टाइम पे अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो 200 रुपये का डिस्काउंट दिया हो आपके पास में। यहाँ पे कूपन कोड मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे प्राइस जो है 1800 रुपये हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करके बाय कर सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास यदि आप ज्वाइन करते हो तो आपको मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं कल मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उस व्हाट्सअप ग्रुप में आपको डेली क्लास का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और लाइव क्लास का लिंक भी मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में डेली प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस लिंक के थ्रू आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और जो भी हमारा लाइव क्लास होगा उसका लाइव भी आप देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी। लाइव तो आप डायरेक्ट हमसे जुड़ के, मतलब वीडियो कॉलिंग पे जुड़ के देखोगे। रिकॉर्डिंग जो होगा वो हमारे ऐप में अपलोड हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे कंटेंट पे मिल जाएगा। इसी कोर्स में जाइए, कंटेंट पे जाइए, यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगा। ऑलरेडी 2 क्लास अपलोड हो चुका है, 2 डेमो क्लास हुआ था, दोनों डेमो क्लास को मैंने अपलोड कर दिया हूँ। इसको यदि आप देखना चाहो तो फ्री में देख सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पर 2 घंटा 29 मिनट और 1 घंटा 34 मिनट का 2 वीडियो अपलोड हुआ है, मतलब कि समथिंग 5-6 घंटे का क्लास ऑलरेडी फ्री में अपलोड कर दिया गया। आज का क्लास भी होगा, इसी के जस्ट नीचे आ जाएगा, उसको भी आप जाके देख सकते हो। क्लास देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली आपका वीडियो जो है प्ले हो जाएगा। इस जगह से आप क्लास को आप देख सकते हो। ठीक है, फ्री में आप देख सकते हो। बाकी जो लाइव क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा उसको यदि आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लास को ज्वाइन कर दोगे तो आप पूरे क्लासेस को लाइव वीडियो कॉल पे जुड़ के हमसे सीख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्लास यदि आप ज्वाइन करोगे तो आपको हम एक ISO प्रमाणित सर्टिफिकेट देंगे, ये वाला सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा जब आपका क्लास जो है कंप्लीट होता है। मतलब कि 8 जनवरी को क्लास स्टार्ट होगा तो 8 फरवरी तक हमारा क्लास चलने वाला है। 8 फरवरी या फिर 9 फरवरी को मैं आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा। इस सर्टिफिकेट को आप किसी भी कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लास जो होगा यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐप से ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी डाउट होगा, सवाल होगा, आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब यदि आपके माइंड में कोई डाउट है, सवाल है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास को एंड कर। किसी के माइंड में कोई डाउट है, सवाल है तो पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी देख रहे हो, अगर आप लोगों को डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं आंसर कोई डाउट। क्लास कैसा लगा आज का? अच्छा सर। समझ में आया जो भी पढ़ाया? जी सर, बहुत अच्छे से। अच्छे से? ठीक है, डाउट तो नहीं बना ना? नहीं बना? नहीं सर। चलिए, बढ़िया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया हो, किसी के माइंड में डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐप के जरिए डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे परसों की क्लास में। लाइव क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा परसों से, तो आप लोगों से लाइव क्लास में मिलता हूँ। ठीक है, जिसको भी क्लास ज्वाइन करना आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सीट बहुत लिमिटेड है, कुछ ही सीटें बचे हुए हैं। लाइव क्लास में हम ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग बात करोगे तो नॉइज ज़्यादा होगा, नॉइज ज़्यादा हम क्लास में नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीट लिमिटेड है, ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।